नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी डिम्पी कालरा और अभिषेक तिव्रतम। भारतीय बाजार में लगातार मजबूती छाई हुई है, लेकिन इस वक्त अगर देखेंगे विदेशी बाजार से संकेत जो है वो आज के सत्र के लिए थोड़े से विपरीत जरूर नजर आ रहे हैं। जहां पर यूएस मार्केट्स में ओवरनाइट हमने कमजोरी देखी। ऑफ कोर्स उसके वजह हैं और उसके साथ साथ इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो यूएस के साथ बाजार में भी नजर आ रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन अप भी हरे निशान के साथ देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से वहां पर रिकवरी जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए पावर ट्रेड की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार में जो मजबूती का रुझान है क्या वो आज कायम रहेगा या नहीं। बाजार के बड़े ट्रिगर्स के साथ बात करेंगे, उसके बाद ग्लोबल सेटअप आपके सामने रखेंगे और उसी के साथ साथ एक एक कर हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा जो कि आपको इन स्तरों पर भारतीय बाजार में क्या कर रहे हैं समझाएगा। डाउ जोन्स सबसे पहले बीती रात हमने देखा यूएस मार्केट्स में 972 अंकों की गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी 24,150 के पास सुबह गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं एशियाई बाजार के संकेत आ रहे हैं। साथ ही ओवरनाइट यूएस मार्केट्स का रुझान जो है आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेरोम पावेल पर जो वार हुआ है उसी का एक कह सकते हैं आउटकम है जो कि यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। बिकवाली का दबाव इस वक्त दिखने को मिला है। लेकिन एफआईएस की कैश मार्केट में भारतीय बाजार की अगर बात करें, अब तक डीआईएस की तरफ से सपोर्ट था, लेकिन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं खरीदारी एफआईएस की तरफ से वापस लौटती हुई। इसी के साथ यूएस मार्केट्स में ग्लोबल सेटअप में जो बिकवाली है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली सेफ हेवन पर पड़ता हुआ है। सोने चांदी की चाल इनफैक्ट अब ये हर दिन की चर्चा हो चुकी है। मार्केट में सोना जिस तरह से दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड छूता है, रिकॉर्ड स्तर पर सोना देखने को मिल रहा है। और आज के सत्र के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सेफ हेवन और वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं। स्टील कंपनियां फोकस रहेंगी क्योंकि स्टील इंपोर्ट को लेकर खबरें आती हुई देखने को मिली है। इसी के चलते घरेलू स्टील कंपनियों पर आज के सत्र में रहेगा। स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने 12% प्रोविजनल टैरिफ लगाया। अब से 200 दिनों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो लागू की गई है। सो ये बड़े फिगर्स है जिस पर आपको खास तौर से नजर रखना है। और नतीजों का सीजन है तो कई सारे नंबर्स हैं, एक के बाद एक निफ्टी और एफएनओ की नंबर्स की लिस्ट है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आ जाते हुए दिखेंगे। साथ ही हैवेल्स, एमएनएम फाइनेंशियल सहित वायदा बाजार की कई सारी कंपनियां और कैश मार्केट की भी ढेर सारी कंपनियों की लिस्ट अब शुरू हो जाएंगी बिकॉज रिजल्ट सीजन कह सकते हैं एट इट्स पीक नजर आ रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़े और आपको बताते हैं विदेशी बाजार से किस तरह के संकेत है। साथ ही कमोडिटी मार्केट्स का जायजा भी लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल सेटअप आज के सत्र में भारतीय बाजार के लिए कैसा नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था विदेशी बाजार से, लेकिन अगेन कह सकते हैं कि झटका लगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेरोम पावेल पर एक बयान कर दिया और उसके ठीक बाद ये किस तरह के बयान है कि ही इज अ लूजर और अगर ब्याज में कोई ऑल्टरेशंस नहीं किए तो मंदी की आशंकाएं हैं। लिटरली उसी के ठीक बाद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट आज सुबह भी हम देख रहे हैं। मानसी गुड मॉर्निंग। देखिए अमेरिका में बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और ये पहली बार कोई डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावेल को लेकर बयान नहीं दे रहे हो। बार बार वो जुबानी तीर फोड़ रहे हैं पावेल के ऊपर और प्रेशर काम कर रहे हैं कि यूएस फेड जल्द से जल्द ब्याज दरों में कटौती करे। पावेल साहब भी अपनी रुख पर अड़े हुए हैं कि टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने की आशंका है और महंगाई बढ़ती है तो यहाँ पर ग्रोथ को लेकर तनाव पैदा होगा। तो उनके अपने पॉइंट्स हैं। देखिए लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि हाँ वहाँ की इकोनॉमी मजबूत, इकोनॉमी मजबूत कैसे होगी, थोड़ी दरें जाएं। लेकिन लोग ये भी नहीं चाहते कि ट्रंप साहब पावेल पर सख्ती करें और एक इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर हमले करें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो अमेरिका में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ज्यादा मतलब मैं कहूंगा कि इस भारी गिरावट को भी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है नहीं। 950 पौने 1000 डाउ जोन्स गिरा है। नैस्डैक में करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट रही है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखिए कि 5 सत्र के लगातार तीसरे बाद आज भी गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर खुलने की ही संकेत दे रहा है। ट्रंप ने मतलब जेरोम पावेल के लिए मिस्टर टू लेट, मेजर लूजर जैसे शब्द कहे हैं। यह भी कहा है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। तो ये चीजें चलेंगी। आशंकाएं इस बात की भी हैं कि क्या ट्रंप जेरोम पावेल को बर्खास्त करेंगे। जेरोम पावेल का यह कहना है कि कानूनन ये संभव नहीं है, ये कानून के बाहर की चीज होगी
और वो चाहते हैं कि मई 2026 तक अपने पद पर बने रहें। तो चीजें देखते हैं कि अमेरिका से क्या निकल के आती हैं और जेरोम पावेल के खिलाफ ट्रंप और क्या कहते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। इस बीच आज कुछ फेड अधिकारी के बयान पर नजर रहेगी, जिसमें कि मैं बता दूं कि फेड के वाइस चेयरमैन हैं फिलिप जेफरसन, नील कश्करी हैं मिनियोपोलिस फेड के प्रेसिडेंट हैं, एड्रियाना गुलर हैं फेड गवर्नर हैं। इनके बयान पर नजर रहने वाली है। लेकिन कल निश्चित तौर पर गिरावट, और गिरावट में हमने टेस्ला के शेयर को भी टूटते हुए 6% के आसपास आज टेस्ला के नंबर्स पर अमेरिकी बाजारों में नजर रहेगी। बाकी नतीजों का सीजन वहां पर चल रहा है, तो बाकी नतीजे भी आएंगे। एशिया में ज्यादा कोई घबराहट का माहौल है नहीं। एशिया में आप देखेंगे हैंगसेंग बहुत मुश्किल करीब 80-90 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार, कोरिया के बाजार बिल्कुल सपाट वहां पर कारोबार आपको होते हुए दिखेगा। जापान के निकेई में तेज उतार चढ़ाव है, थोड़ी सी गिरावट आपको वहां पर भी दिखेगी, तो ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। हाँ, ग्लोबली कुछ अच्छी चीजें आपके लिए हो रही हैं। वो ये कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 3 साल के निचले स्तर पर आ गया है। डॉलर इंडेक्स का नीचे आना यानी कि रुपए को सपोर्ट करना, ऐसी इकोनॉमी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होती हैं वहां की अपनी करेंसी अगर मजबूत रहे तो एक अच्छा साइन होता है। तो ये एक चीज हुई है। अब सोने की बात करें तो चूंकि सेफ हेवन डिमांड है सोने की, तो सोना करीब करीब $3450 के ऊपर पहुंच गया है, रिकॉर्ड हाइज हैं। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वहां से भी आपके लिए राहत है। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो है $67 के आसपास के। तो इंटरनेशनली आप यूएस को भूल जाइए, ज्यादा उसको वेट देने की जरूरत नहीं है। डॉलर इंडेक्स की वीकनेस, क्रूड की नरमी, ये आपके लिए पॉजिटिव है। और गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालना चाहिए, आज फिर से 30 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। 5 दिन में करीब 8.5 निफ्टी चला है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 10% के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी है। तो एक बेहतरीन तेजी भारतीय बाजारों में देख रहे हैं। टैरिफ रिस्क अपनी जगह पर है, वो ऐसा कि खत्म हो गया है, कम जरूर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल चीजें ठीक दिख रही हैं और रिकवरी वाला फेज बाजार में जारी है। और उस रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमी के अपने फंडामेंटल्स, एफआईएस का भारत के बाजार बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। 4 सत्र की बाइंग एफआईएस की तरफ से हो गई है। तो एफआईएस से ही चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। 4 सत्र में अच्छी बाइंग हो गई एफआईएस की तरफ से, और कल करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप एफआईएस की बाइंग को, और लॉन्ग होल्डिंग अब कितनी हो गई है? देखिए, पहले तो कल बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई लगने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस इतना ज़्यादा है कि कभी भी 9% नीचे है वो। एक और पॉइंट के साथ मैं आज अपनी पॉइंट को रखूँगा। कल पहली बार निफ्टी ने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया, पहली बार। हाँ, काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा 2025 में तो पहली बार ही हुआ है ये सब। तो ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हो रही हैं जिसका आप गवाह भी बन रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम तो रोज़ देखते हैं मार्केट, इसमें नया बात क्या है। आपको पता है 50,500 से 55,000 तक पहुंचने में आपको सेशंस कितने लगे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितनी स्पीड और कितना बारूद आपके अंदर भरा था। 2-3 बात हमने आपके सामने पहले भी रखी थी कि एक बार 50-800 पार कर दो, आप दिवाली से पहले दिवाली देखोगे। और कल अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं आ नहीं पाया, तो कल आपने दिवाली से पहले वाला दिवाली बैंक निफ्टी के अंदर मना ली है। और हमें भी नहीं पता था कि इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर आ जाएगा। हमारा अपना अनुमान रहता है, हमें आइडिया था कि करीब 54,000 के आसपास का हम इस सीरीज़ में निपटाएंगे और अगली सीरीज़ में हो सकता है 55 तक ड्रैग कर जाए। लेकिन इस सीरीज़ की कटान भी 24 तारीख होनी है, उससे पहले बैंक निफ्टी ने कमाल करके दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप एक पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पॉवेल के बारे में बोल रहे थे। देखिए, अगर मैं 50% ये मान लूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बात ठीक बोल रहे हैं, तो मेरे को 50% मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि मिस्टर पॉवेल भी ठीक बात बोल रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, क्यों मैं मिस्टर पॉवेल के बारे में 50% बात बोल रहा हूँ कि वो भी ठीक बोल रहे हैं। मैं एक छोटा चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। आपके मन में अब ये क्वेश्चन नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, आपने जो पाना था वो तो पा लिया। आपने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा दिया। निफ्टी जो चलेगा वो सीधा यूएस कनेक्शन से चलेगा। ये नेस्डेक का चार्ट जान के आपकी स्क्रीन पर डाला है, और थोड़ा पहले आशीषा जब हमारा फ़ोन करे तब भी हमने कहा था ये पॉइंट हम आपके सामने प्रूव करेंगे। और हमने इसी तरह से बैंक निफ्टी भी प्रूव किया था आपके साथ, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको भी याद भी करा दूंगा। वो ये नेस्डेक का चार्ट है, आप इस चार्ट को देख लीजिए। आपको कहीं भी देख के ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा जल्दी यूएस मार्केट रिकवरी करने की है? सिर्फ आपको छोड़ दीजिए हम कितना टेक्निकल्स जाने कितना नहीं जाने, आप अपने आप को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ पिक्चर इमेज को देखिए। आपको कहीं से ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट्स के अंदर, नेस्डेक के अंदर कोई अच्छी चीज़ दिख रही है आपको? आप अपने सपोर्ट के आसपास खड़े हैं और इसका
डाउनवर्ड है, ऊपर से डबल ट्रिपल बॉटम्स बने, सपोर्ट हुए ऊपर माउंटेन्स है, एवरेजेस नीचे है। सेम अगर आप इसको 1 मिनट के लिए अपनी पिक्चर को याद रखना, हाँ, बिल्कुल धुंधला मत करना। मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूँ, जस्ट एक 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड में मैंने शायद ज़्यादा बोले। अब आप देखिए, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है, हटाना मत इसको, 1 मिनट के लिए एज इट इज रखना। आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स हू बहू वैसा ही दिखेगा, हू बहू वैसा ही, जैसे नेस्डेक का चार्ट बना हुआ है। बोले नेस्डेक से और आईटी से क्या इंपैक्ट है? बहुत फर्क तो पड़ता है, क्योंकि नेस्डेक में आईटी वेटेज है। बोले जी आपके बाजार में कितनी वेटेज है? हमारे बाजार में उसकी 50% वेटेज है। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर आईटी की वेटेज निकालेंगे तो करीब 15% बनती है। डाइवर्जेंस कितने का सर? निफ्टी और निफ्टी में फर्क कितने पॉइंट्स का आया हुआ है? वो है करीब करीब 9%। तो अगर 14% या 15% निफ्टी आईटी की वेटेज है, अगर ये 50% भी रिकवर कर जाए, आई रिपीट माई सेल्फ, ये 34,000 वाला करीब करीब आके आपका 38 माफ कीजिए 38,000 तक भी पहुंच जाइए, तो ये 50% के करीब करीब डाइवर्जेंस हो जाएगा, और 50% में आपका निफ्टी भी काफी हद तक ऊपर आ जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डाइवर्जेंस है, उसकी जो की छुपी हुई है उसके अंदर छुपी हुई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या देखूंगा मार्केट के अंदर, अब मैं बैंक निफ्टी को देखना बंद करूंगा। भाई ऑल टाइम हाई के अलावा भी आपको टारगेट नहीं होते हैं, तो फिर तो आप तो खुले समुंदर में हो ना, आप तो जहां मर्जी तैरो आप, आपके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स, पुल बैक और अच्छी चीजें अब निफ्टी आईटी और नेस्डेक में होंगी। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा समय लेके आपको नेस्डेक और आईटी का को रिलेशन बताया, और इसमें को रिलेशन में ये की है अगले 2 दिन या 5 दिन के अंदर आईटी, ऑटो और तीसरा मेटल्स, आई रिपीट आईटी, ऑटो एंड मेटल्स, ये तीनों सेक्टर्स को बहुत क्लोजली वॉच कीजिएगा। आपको अपने आप ही डायरेक्शन पता लग जाएगी, तब किसी डिम्पी कालरा या किसी और XYZ को ना सुनना, ना समझना, जानना पड़ेगा। हम हमेशा से ईटी नाउ स्वदेश पर एक स्टांस लेते आए हैं कि आप अपने आप का खुद अधिकार पाइए, खुद एक बार पढ़ना सीखिए, क्यों किसी के टिप्स पर निर्भर रहें। तो सारी चीज़ें आपके सामने खुल्लम खुल्ला बताता हूँ कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से देखी और उसके पीछे की वजह क्या है। मैं इसके नंबर पर आता हूं जो आपने 5 बार का अब तक का हाई दिखाया है। देखिए एफआईएस की होल्डिंग नहीं बढ़ी है, होल्डिंग 2 ही चीज़ों से बढ़ती है, पहला बैंक से और दूसरा आईटी से। आईटी में तो दम ही नहीं आपके सामने दिख गया, बैंक्स में होल्डिंग आई है, इसलिए 31% तक का मैं कैलकुलेशन मानता हूँ, क्योंकि हफ्ता रोल ओवर्स का भी है, तो इसलिए रोल ओवर की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी पे 48 से 49% का रोल ओवर हो चुका है। कहने का मेरे मतलब है इस पूरी सीरीज के अंदर शॉर्ट कवरिंग के दम पर हमने एटीएच बनाया बैंक निफ्टी के अंदर, हमने एफआईएस की होल्डिंग को कैश और फ्यूचर्स दोनों में अच्छे से देखा, ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा मैनेज करते रहे। हमने आपको ये बात भी बताई थी कि 50,800 पार होगा तो आप देखेंगे नया युग, और आपको ये भी बताया था कि एक बार 22,800 को पार कर लो आप नया युग देखोगे। आपने दोनों चीज़ें, दोनों लेवल्स आपको याद हो, 50,800 और 22,800 आपको याद दिलवाए थे, वो दोनों के दोनों लेवल्स। ठीक, अब दोनों लेवल्स ने अपनी एक्सपायरी काम कर दिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, इंक्लूडिंग एफआईएस का काम भी हो चुका है यहां तक। तो अब आगे चल के आपको एफआईएस के नंबर को गौर से देखना पड़ेगा। मैं 3 चीजें आपको नोटिस करा देता हूं, आप उसको गौर से देखते रहिएगा। पहला, एफआईएस की होल्डिंग अभी है 31%, सीरीज हो जाएगी परसों एक्सपायर। ये अगर बढ़ते क्रम में, आई रिपीट माई सेल्फ, गौर से सुनिएगा, अगर ये बढ़ते क्रम में 31% से 40-45% जाती है, तो आप ये मई वाली सीरीज के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता ऑल टाइम हाई आप टेस्ट कर दोगे, पर बहुत बढ़िया रिटर्न आपको निफ्टी से भी मिलेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 45% तक अगर हम एफआईएस होल्डिंग ले जो 31% पे है, तो आप निफ्टी से भी बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। और अगर 31% के अराउंड निफ्टी रह जाती है, तो आप एक लंबे कंसोलिडेशन की तरफ एंटर करने जा रहे हैं। आई रिपीट, अगर ये 31 से 35% के बीच में रहती है, तो आप एक लंबे कंसोलिडेशन के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ चर्निंग होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाजार को भी कोई बहुत बड़े रिटर्न्स को देने के फिर मूड में नहीं आएगा। ये मैंने एफआईएस के नंबर्स के साथ नोटिस करा के रख दिया। मैं एक बार डीआईएस का नंबर भी इसके साथ जोड़ देता हूँ। माफ कीजिए, डीआईएस के नंबर में करीब 78% के आसपास की होल्डिंग्स है, उसमें कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो एज इट इज है। देखिए वो 22,000 में भी 78% थे, 78%, आज वो 24,000 में भी 78 है, 50,000 में भी 78 थे, 55,000 में भी 78 है।
तो थैंक यू डीएस को करना पड़ेगा कि उनकी होल्डिंग बनी रही, कॉन्फिडेंस बना रहा, माल काटा नहीं, प्रेशर बना नहीं, इसलिए आप देखेंगे धराधर कराकर फटाफट लेवल्स मार्केट्स के अंदर आते गए। तो थैंक यू डीआईज, आपने अपना काम करके दिखाया और पुश बैक करके दिखाया मार्केट को कि देखिए पुल बैक करके दिखाया मार्केट्स को, और ये बात प्रूव की है। रिटेल की होल्डिंग्स के बारे में एक सेकंड में और लूंगा। रिटेल की होल्डिंग 51% है, यहाँ से और बढ़नी नहीं चाहिए। अगर रिटेल की होल्डिंग यहाँ से बढ़ती है ना तो आप समझ लीजिएगा माल उतरेगा फिर रिटेल्स के हाथों में। ध्यान रखिएगा, मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताया। रिटेल की होल्डिंग 51% है, रिटेल की होल्डिंग यहाँ से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बढ़ेगी तो यही इंस्टीट्यूशंस का माल उतर जाएगा रिटेल के हाथ में, फिर मार्केट के रेजिस्टेंस आएंगे, बाजार चलेगा नहीं, टूटेगा भी। इसलिए रिटेल की होल्डिंग स्टिल 51% है, इतनी ही रहनी चाहिए। इससे थोड़ी और कम हो जाए मैं एग्री हूँ, बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने संपूर्ण कहानी आपको पॉइंट, हर एक पॉइंट का और नेस्डेक और आईटी को कनेक्ट करके सब कुछ करके आपके सामने रखे हैं। एफआईज की जो बाइंग शुरू हुई है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी, टिक पाएगी? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एफआईज की टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी। उसकी मैं 2 वजह बताता हूँ। पहले तो मिस्टर पॉवेल को ही डिसाइड करना है कि वो अपने स्टांस पे अड़े रहे कि अपनी नौकरी और अपनी इन सब चीज़ों को वो अच्छे से झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मुझे लग रहा है कि एफआईज की होल्डिंग में ना आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूएस का, जैसे मैंने भी आपको चार्ट दिखाया था नेस्डेक का, वहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं है। आपके यहाँ एक्साइटमेंट है तो आपके यहाँ पे उनका ल्योर होना या आपकी तरफ आना वो लाजमी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शायद फॉलो हो जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से एफआईज की होल्डिंग बहुत बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और एफआईज का नंबर आएगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एफआईज अब जा नहीं पाएगा। उसके पास तर्क नहीं है, उसके पास रीज़न नहीं है जाने का। मैं आपको बताऊँ 63-64 का क्रूड चल रहा है, आपकी जीडीपी ग्रोथ अभी भी 5% से ऊपर है। बोले तो पुरानी चीज़ें हैं, नई चीज़ें बताता हूँ। इन्फ्लेशन अब आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। फेड से पहले आपकी ब्याज दरें कम हो चुकी हैं, करीब 0.5%। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार का अगर मॉनसून भी ठीक गया तो ये और अच्छा होगा। बस छोटा सा पॉइंट मेरे को यही आपके सामने नोटिस करना है, बहुत शॉर्ट टर्म में ना बहुत तेज़ी से बाजार ऊपर आया है। इससे एक चीज़ पैदा हो गई है, उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कल परसों तरसों 3 दिन में जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा ना, वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई जिसने उन्हें खो दिया। ये जब फोमो आता है तो रिटेल से गलत कदम उठाता है। तो बस इसी चीज़ से थोड़ा सा चिंतित हूँ कि रिटेलर्स को इतना स्वदेश रेगुलरली देखना होगा, फोमो फैक्टर से बाहर जाना। ना आप कहीं जा रहे हो, ना ही मार्केट कहीं जा रहा है। आज से 2 महीने पहले आप अथाह दुख के सागर में डूबे हुए, आज 2 महीने बाद हर्षोल्लास के आनंद में आसमान में हो आप। तो ये मार्केट का नेचर है बॉक्स, ये ऐसे ही होगा। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, इसलिए भाव और भावनाओं का गेम है। ठीक है, ये आपके लिए एफआईज की पूरी विश्लेषण हमने कर दी है। निफ्टी पर निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे। कल जो 2 क्रूशियल लेवल बाजार को चाहिए था, दोनों अचीव किए। निफ्टी पर 24,000 आ गया और निफ्टी बैंक ने खैर ऑल टाइम हाई बनाया, 55,000 का साइकोलॉजिकल मार्क पार करके उसके आगे की भी चाल दिखाई। निफ्टी में कल की तेजी में खास चीज ये रही कि बैंकों का सपोर्ट तो पहले भी था। कल हमने देखा कि कमजोर नतीजों के बावजूद आईटी में भी वैल्यू बाइंग होती हुई दिखी, फाइनेंशियल्स भी चले और इसके अलावा ऑटो जो थोड़े से लैक लस्टर थे, डिमांड प्रॉब्लम की खबरें आ रही हैं ऑटो में। कल ऑटो की तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा था, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, इसके अलावा एमएनएम के शेयर में हमने तेजी देखी है। डिम्पी 24,100 के ऊपर निफ्टी निकल के कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी संकेत आज ये दे रहा है कि उस लेवल को टिकाएगा, थोड़ी सी बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। क्या करें जिनके पास तेजी है और जो बड़ी तेजी में है, क्योंकि हम करीब 1800 पॉइंट की एक तरफा रैली देख चुके हैं निफ्टी में। क्या करें, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर इस वेव पे राइड करने का ही समय है? ये बात सच है कि हमने 1800 पॉइंट की रैली देखी है निफ्टी पे, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बैंक निफ्टी में हमने करीब 5000 पॉइंट की रैली भी देखी है। अगर मैं इंटरनल टू इंटरनल कंपेयर कर लूं तो बैंक निफ्टी की रैली ज़्यादा तेज, ज़्यादा स्पीड से आई है, बट निफ्टी की नहीं आई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। निफ्टी के चार्ट और मैं नेस्डेक के चार्ट का आप में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ आईटी की वेटेज वहां पे ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे 15% वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, इसलिए दोनों को कोरिलेट करके आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, आपको निफ्टी 50 दिखेगा, सामने नेस्डेक के चार्ट्स भी दिखाएं। आप कोई पढ़ाई मत कीजिए टेक्निकल्स की, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी चार्ट को देख लीजिए, एक गिरते हुए क्रम में और एक ऊपर जाते हुए क्रम में है। एक लाइंस के नीचे है, एक दूसरा लाइंस के ऊपर है, एक डॉट डॉट लाइन के नीचे है, एक डॉट डॉट लाइन के ऊपर है।
आप अपने आप से देखिए, आप अपना बुरा फेस पहले खत्म करके आए हैं और नेस्डेक का बुरा फेस अब शुरू हुआ है। आप ये देखिए, जिस समय आप गिर रहे थे नेस्डेक हाई बना रहा था, और जिस समय अब आप चलने लगे हो नेस्डेक लो टेस्ट कर रहा है। अपने आप में बताने के लिए बहुत है कि इंडिया वर्सेस यूएस अगर आप देखेंगे दोनों की तस्वीर बदली है। इंडिया के पक्ष में सारा कुछ जा रहा है और यूएस के पक्ष में कुछ भी नहीं जा रहा। इतना हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को, मिस्टर पॉवेल को गंभीरता से कहना कि आप ब्याज दरें घटाएं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक इंटेलिजेंस है जो हमने आपके सामने दोनों चार्ट्स के अंदर दिखाने की कोशिश की। अब आप एक मिनट के लिए दोनों चार्ट्स को हटाइएगा। निफ्टी का आपने क्वेश्चंस पूछा, देखिए निफ्टी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि 22,800 के बाद अब आपका दिन तस्वीर बदल जाएगी, आप नई दिवाली की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरे को नहीं पता कि अभी और कितना चलेंगे, बट मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब तक आप 23,800 और 23,500 वाली पूरी रेंज कहोगे तो मैं थोड़ा आपको और डिस्क्राइब देता हूँ। 23,400 है, जब तक आप 23,400 वाले लेवल्स को नहीं ब्रेक करते तब तक अभी आप कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत? मैंने आपको चार्ट्स आपकी स्क्रीन पे मैंने फायर किए हुए हैं। 2 बार का रेजिस्टेंस पार हुआ है और ये 200 दिनों की एवरेज भी आएगी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23,400 ध्यान रखना। बोलेंगे सर ये तो बहुत नीचे है, ये तो 600 पॉइंट नीचे है। 600 पॉइंट नीचे कर दिया, आपके पास 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। फर्स्ट इज आईटी, सेकंड इज मेटल एंड थर्ड इज ऑटो। इसलिए इन तीनों सेक्टर्स को देखते रहिएगा। इसलिए मेरे को 600 पॉइंट की आपको वॉलिटिलिटी देनी पड़ रही है, नहीं तो मैं देता नहीं आपको। मैं 23,800 पे भी रोक सकता था, बट मैंने 23,500 तक का लेवल्स लेके गया हूँ। दूसरा पॉइंट, चलने पे आएंगे आप कहाँ तक आ जाएंगे। देखिए मैं ये तो कहता कि अगली सीरीज में ही आपका ऑल टाइम हाई बन जाएगा, बट मैं इतना कहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया तरीके से 24,800 तक भी जा सकते हैं। मई सीरीज का अगर आप मेरे से पूछें कि आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, तो मैं कहता हूँ 24,800 आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। नहीं देखेंगे तो 23,400 अपनी आंखों से देख पाएंगे। दोनों के बीच में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन होगा। आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। देखो जिनको हमने नहीं भेजा जिनको हमने नहीं भेजा वो तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा के बैठे हैं, और जिनको हमने ये कि आपको आना नहीं है, भले आपको हमने रोका कि ठीक है आपका रिस्क ठीक नहीं है, लेकिन कभी भी हमने आपसे नहीं कहा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक काम ना करो। इंडेक्स में आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था, इसलिए आपको स्टॉक्स की तरफ मूव करवाया, और आप स्टॉक्स उठा के देख लो क्या बढ़िया से स्टॉक्स मूवमेंट भी हुआ है। इंडेक्स अपनी जगह है। और एक और बात बताऊं, अभी भी काफी सारे लोगों का पोर्टफोलियो 25% से नीचे चल रहा होगा। ये लिख के दे सकता हूँ, 25% से अभी तक लोगों का पोर्टफोलियो चल रहा होगा। जो रैली आई है ना, ये कुछ एक स्टॉक्स की बदौलत आई कुछ एक स्टॉक्स की बदौलत आई है। अदरवाइज रैली आने में आपको समग्रता नहीं थी, तो इसलिए समग्रता के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा अभी और थोड़ा समय दीजिए। मैं निफ्टी पे इसी बात से कंप्लीट कर देता हूँ कि 24,000 पहला सपोर्ट, 23,800 दूसरा सपोर्ट, 24,500 पहला टारगेट, 24,800 दूसरा टारगेट। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। लंबा गेम खेलना चाहते हैं, मार्केट के अंदर टिकना रहना चाहते हैं, तो 23,400 याद रखिएगा। ये 23,400 आपके लिए वन लाइनर मैं बोल के जा रहा हूँ, और दूसरा 24,800 आपके लिए बोल के जा रहा हूँ। तो ये बड़ा रेंज आपको दे रहा हूँ। इस रेंज के अंदर डिप पे ले प्लस करना, ऊपर जाए तो सेल करना, ये आपको काम करना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी की ये रणनीति आपके लिए होगी। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। 5 सत्र में 10% का जोरदार उछाल और 5,000 पॉइंट एक झटके में निफ्टी बैंक ने जोड़े हैं। सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसा कोई खेमा नहीं है जहां पर तेजी ना हो रही हो। और आरबीआई की तरफ से बैक टू बैक लिक्विडिटी को लेकर कई सारे बूस्टर भी मिल रहे हैं। रेट का तोहफा भी मिला, कंजम्पशन बूस्ट करने को लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी बजट में। तो ये तमाम चीजें हैं जो बैंक को सपोर्ट कर रहा है। डिम्पी, कल भी खबर आई है कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियम को थोड़ा आसान किया है। हालांकि अगले साल से चीजें लागू होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं लगातार आरबीआई की तरफ से। किस तरह से आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक को, और इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या आपको लगता है कि फोर्स अभी बचा है और आगे जाने का? कि मैं आपको बड़ा करता हूं, और बड़ा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये बैंक निफ्टी सिर्फ अपने बदौलत नहीं चला। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बैंकों का इंडेक्स है तो बैंक्स अपने आप पे चला होगा, नहीं। इसके पीछे मैक्रो कारण बहुत रहे हैं, चाहे वो लिक्विडिटी का इंजेक्शंस हो, चाहे वो बिना फेड के बयान के भी आप चौथाई परसेंट 2 बार कट। आपको लगता होगा कि आधे परसेंट कट में कितना फर्क पड़ता है। आधे % कट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत फर्क पड़ता है। तो सिचुएशन
को अलाउ कर रही थी कि आप कट करें, और कट हुआ तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। तो बीइंग एज एन इकोनॉमिस्ट भी बात जान सकता हूँ कि लिक्विडिटी आरबीआई कर रहा है इस समय मार्केट्स के अंदर, वो लिक्विडिटी अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिक्विडिटी ने ही कमाल करके दिखाया। अभिषेक जी, आपको ये सारे लेवल्स याद भी होंगे, हमने आपको कई डॉलर वाली लाइंस कई बार बताई कि 48,000 का था, एक बार आया कभी नहीं टूटा, फिर दूसरी बार यहीं से सपोर्ट लिया, उसके बाद का सेशन देखिए 1 2 3 4 5 सेशन लगे 50,000 से 55,000 पहुंचने में, 5 सेशन 50,000 से 55,000 पहुंचने में। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा, हो सकता कईयों ने तीसरी चौथी बार देख लिया हो, बट मैंने नहीं देखा इस तरह की तेजी, बिल्कुल सामने सामने तेजी, और इसमें सरकारी और निजी दोनों बैंकों का पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे हो नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट से चले, इसके पीछे मैक्रो कारण आपको ना जानते हुए मानने ही पड़ेंगे कि इसके पीछे मैक्रो कारण काफी रहे हैं। एक और बात, अभी तो एफआईएस की होल्डिंग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आई, नहीं तो ट्रस्ट में तो भी और भी चल सकते थे, लेकिन फिर अब मैं बैंक निफ्टी में 2 पॉइंट्स के साथ कंप्लीट कर दूंगा, फिर मेहमान हमारी वेट करने। हमारे तो मेरे सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं, बाद में हम बता दें आपको हमारे डॉट तक के लेवल से, जो कि 54,000 पे आके रुक जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये लेवल्स के बारे में आपको जिक्र किया था कि मेरे लेवल आके 54,000 पे रुक जाते हैं। 54,000 पे रुकने के बाद जो मार्केट के अंदर तेजी आ रही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोनस जैसी तेजी है, मैं कल उम्मीद नहीं कर सकता था कि 1,000-1,200 पॉइंट हम और जोड़ देंगे, लेकिन वो जुड़ गए, वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी चल रही है। 24 तारीख को सीरीज निपटेगी, तो उससे पहले जितने शॉर्ट्स है सबकी कटान हो रही है। अगली सीरीज में क्या लॉन्ग बन रहे हैं? यस। क्या अगली सीरीज में ज़्यादा तेज लॉन्ग बन रहे हैं? नहीं, ज़्यादा तेज लॉन्ग नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। एक और पॉइंट में बैंक निफ्टी के लिए बोल देता हूँ, वह है पुट कॉल रेशियो 1.18 अराउंड चल रहा है। हालांकि ये बहुत महंगा तो नहीं है, बट हाँ स्लाइटली ओवरबॉट की कंडीशन आपको देता है। तो मैं इसलिए सिर्फ इतना ही बात बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में जिनके पास भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आए हुए हैं, पैसा और भी बन सकता है, लेकिन अपनी रोल ओवर कॉस्ट वगैरह सब चेक कर लेना। इसमें रोल ओवर कॉस्ट का खर्चा आएगा, कहोगे तो मैं आपको अभी एक 30 सेकंड के अंदर बता देता हूँ रोल ओवर का कॉस्ट कितनी आ रही है। मेरे हिसाब से 300 की आ रही है, यस 190 रुपये की रोल ओवर कॉस्ट है। यानी कि एक बैंक निफ्टी को अगर आप अगले महीने में लेके जाते हो तो 200 पॉइंट को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, जो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने समय ले लिया ना 200 पॉइंट दे के। तो अगर आप ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये दे के मेरे को बैंक निफ्टी लेना है तो भले ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो बहुत हो गया जी, मेरा तो पेट इसी से भर जाता है, तो मैं बोलूँगा एक राउंड प्रॉफिट बुकिंग या एक राउंड का ट्रेलिंग स्टॉप जरूर आपको लगाना चाहिए। क्या सर वापस डिप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कहना मुश्किल है, बट हाँ हो सकता है आपको 53,000 के आसपास वापस एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो यहाँ से करीब 2,000 पॉइंट नीचे बनती है। दूसरा पॉइंट, क्या बैंक निफ्टी में नए वालों को आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिस्क और बेहद खराब है, पुराने जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 54,000 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखो अपना। 54,000 नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डिप आए आप प्लस करके अपना पैसा आते रहिएगा। मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, दोनों के लिए एक साथ बता देता हूं मैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। अब एक तो सीरीज के एक्सपायरी है, नई सीरीज में प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज होके गए हैं, लंबी सीरीज रहती है, शेडिंग जल्दी होती है, इसलिए 2-4 दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स को जो सीधा खरीदते हैं, कॉल सीधी खरीदेंगे, पुट सीधी खरीदेंगे, उनको छुट्टी पे चले जाना चाहिए। और जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है राइटिंग करने का, तो जाके अपने अपने चेक करना कॉल्स और पोजीशंस में कहाँ पे राइटिंग की जा सकती है। किरण जानी, रचना वैद्य, 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रचना मैम शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, आपको आज समय देने के लिए। किरण सर आपका भी शुक्रिया, आज आपने हमको समय दिया, अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और आगे हम थोड़े और लेवल्स वगैरह हम और आपसे जानेंगे। रचना मैम आपसे करते हैं शुरुआत, पहले निफ्टी बैंक फिर निफ्टी पे अपना टेक दीजिए, जो हमने कहीं गलती की है तो उसको करेक्ट कीजिए और अपना वैल्यूएशन भी डालिए। बैंक निफ्टी का पहले बात करें, पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। 24,130 के आसपास फ्यूचर्स बंद हुए हैं निफ्टी, एंड यहाँ पे हमने पिछले 4 to 5 डेज से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला अपमूव देखा है, जिसके बाद नाउ द काउंटर इज एट अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस। दो हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे इस स्विंग ने एक बड़ा रेजिस्टेंस भी टेक आउट किया है, तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से थोड़ा सा रास्ता क्लियर भी हुआ है, बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में क्योंकि 4-5 दिन का एक बार स्विंग बनता है, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश ट्रेड के इतना फेवरेबल नहीं रहता। तो यहाँ पे आज के दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन की उम्मीद के साथ चले, कल के
ऐसा आउटराइट बाइंग और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पूरे दिन बरकरार रहे, ऐसे चांसेस आज कम रहेंगे। आज अगर आप बाइंग करते तो डिप्स में करेंगे तो ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर करेगा। फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक आप 24,000 के ऊपर है तब तक आप बाइंग कर सकते हैं इन एनी केस, और इन एनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग द डे अगर 24,000 टूटने को शुरू हो जाए फ्यूचर्स पे तो फिर हम लॉन्ग से एग्जिट कर लेंगे, तब तक हम डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी में फ्रेश ट्रेड के लिए बिल्कुल भी अब मैं एडवाइस ना करूं। मैं आपकी कमेंट्री सुन रही थी और मैं उससे टोटली एग्री हूं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अब फ्रेश ट्रेड के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। अच्छा मूव मिला है पर उस प्रॉफिट को घर पे ले जाके एंजॉय करना भी जरूरी बनता है। नई अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वो डिप कंसोलिडेशन के बाद आएगी। यहाँ पे पहले का पोजीशन अगर आपका बना हुआ है तो एसएल को ट्रेल करके 54,700 के आसपास ले ले। इवन इफ यू आर गोइंग टू कैरी इट ओवरनाइट, 54,700 अगर टूटता हुआ कहीं पे भी दिखे तो फिर खड़े नहीं रहना चाहिए और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को बुक आउट करना चाहिए। ठीक है, निफ्टी बैंक पर और निफ्टी पर बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर शब्दों में रचना जी ने अपनी एनालिसिस रख दी है। और स्टॉप लॉस नजदीक क्या है निफ्टी बैंक के लिए? 54,700 का, यानी कि कल की जो क्लोजिंग रही है उससे बहुत मुश्किल 550-600 अंकों के आसपास का स्टॉप लॉस है। एक इसको टाइट स्टॉप लॉस ही कहेंगे, तो आप ये लगा लीजिए। इसके नीचे अगर गया तो फिर थोड़ी रिट्रेसमेंट आ सकती है निफ्टी बैंक में। लेकिन निफ्टी की बात करें, बाय ऑन डिप्स भी बाजार है। 24,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। 24,150 के ऊपर की हमने कल की क्लोजिंग देखी है, तो 150 पॉइंट की अभी भी आपके पास गुंजाइश है निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करने के लिए। तो ये इंडेक्स की रणनीति होगी। अब सीधे शेयरों पर आ जाते हैं। रचना जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत आपसे करेंगे शेयरों की। ये स्टॉक्स में आप आज मौके कहां देख रहे हैं, क्या खरीदें? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल से मार्केट का स्ट्रक्चर है और हम देख रहे हैं कि नीचे लेवल से जिस तरह की एक रिकवरी आई है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है और निफ्टी में भी नीचे के लेवल से काफी अच्छे लेवल से मैं देख रहे हैं। जो 24,000 के आसपास का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी सेटल हुई है और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। तो चांसेस है कि जो ये तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक छोटा सा पॉज आ सकता है। इस पॉज में आप स्टॉक्स बाय कर सकते हो। तो हमें लग रहा है कि ऐसी स्टॉक के में आपको देखना चाहिए तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा। टाटा पावर के आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था। उसके बाद नो डाउट जिस प्रकार के ग्लोबल क्यूज थे उसकी वजह से वोलेटाइल सेशन रहा, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है। मोमेंट इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है एंड विद वॉल्यूम हमने देखा है कि 350 360 से 390 तक की एक रेंज उसने अचीव की है। तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इसको कंसीडर किया सकता है। 390 के आसपास की क्लोजिंग हम लॉन्ग करके जाएंगे। टाटा पावर ऊपर में 400 जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक के रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 380 स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए टाटा पावर। तो टाटा पावर हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरी पावर सेक्टर से ही है, एनर्जी सेक्टर से, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का भी आप चार्ट देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो नीचे से जिस प्रकार की रिकवरी है विद वॉल्यूम, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो 364 365 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आप लंबा नजरिया रखिए, 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 349 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। सो एनटीपीसी पावर दोनों हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक है। 390 के टारगेट होंगे एनटीपीसी के लिए, 340 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे और टाटा पावर 410 का टारगेट, 380 रुपए का स्टॉप लॉस। दो के दो पावर वाले शेयर चुने हैं किरण जी ने। और देखिए पावर वाला जो थीम है ना, ये फ्लेवर में भी है। गर्मियां चल रही हैं, इनफैक्ट बढ़ रही हैं। अब तो नॉर्थ इंडिया में भी मतलब कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। तो ये पावर वाली थीम बात रही, ये पैसे बना के इस थीम ने दिए हैं, आगे भी आपको भी पैसे बना के देगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू भी इसका है, वो भी आराम से इसको चाहे तो लेके रख सकता है 2 से 3 महीने के लिए। रचना जी, आप बताइए मैम, आपकी नजर बाजार में कहां पर है और आपके हिसाब से मौके कहां हैं? जी मेरी नजर काफी स्टॉक्स पे है, पर उसमें से चूज करने में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि जहां जहां अच्छी मूवमेंट है वहां ऑलरेडी 3-4 दिन पुरानी है। तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी थोड़ा फेवरेबल लग रहा हो। तो उसके मैंने 2 नाम सिलेक्ट करे, वन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द अदर इज डीएलएफ। दोनों के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां तक बात है, यहाँ पे हम करीब करीब 300 पे बैठे हुए दिस पॉइंट इन टाइम ऑन फ्यूचर्स। और अगर ये काउंटर 300 क्रॉस करता हुआ दिखेगा ओपनिंग में, तो ही हम इसमें लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 298 एंड हमारा टारगेट होगा 305 और 307।
और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा दैट इज डीएलएफ, जिसके फ्यूचर्स को अगेन हम लॉन्ग करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये है 675 पे। इसमें भी ओपनिंग अगर पॉजिटिव साइड पे दिखेगा शुरुआती 1-2 मिनट अंदर, तो ही हम इसमें एंटर करेंगे। 670 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट होगा 687 एंड 690। चलिए, तो रचना जी की तरफ से भी 2 कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की, BEL और DLF। BEL इनफैक्ट कल नवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी और इसके ठीक बाद हमने स्टॉक में मूवमेंट भी देखी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार ये स्टॉक और DLF में भी खरीदारी के मौके बनते हुए। कुल मिलाकर 4 कॉल्स हमारे दोनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए, NTPC टाटा पावर किरण जी की तरफ से और DLF और साथ ही BEL रचना जी की तरफ से। चलिए, टेक्निकल कॉल्स और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आज कहां पर दिखेगा इस पर तो लगातार नजर है ही, लेकिन एक्सचेंजेस पर ढेर सारी खबरें भी आई हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजे भी आए हैं। नतीजे और खबरें सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आज के सत्र में बाजार खुलने के साथ साथ देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी रविंदर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों का पूरा एक्शन लेकर। रविंदर, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं Q4 अर्निंग्स। यहाँ पर महिंद्रा लॉजिस्टिक ने कल अपने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें जो है 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं कंपनी का जो लॉस है, जो पिछले साल का जो लॉस था 12.85 करोड़ का, वो घटकर 6.75 करोड़ पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस है उसमें भी कटौती देखने को मिली है। और अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी जो है 38% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं मार्जिन भी जो है 105 बेसिस पॉइंट का जो है अपटिक देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक गुड सेट ऑफ नंबर जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक ने अनाउंस किए हैं Q4 में। और इसी के साथ साथ कंपनी ने जो है हेमंत सिक्का को ऐसे एडिशनल MD और CEO जो है उसके लिए अपॉइंट किया है और ये जो है फिफ्थ में 2025 से इफेक्टिव होगा। अब बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले बात करते हैं स्टील कंपनीज़ की, जहां पर आज स्टील कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील और JSW स्टील जो है फोकस में रहने वाली है, जहां पर इंडिया ने जो है 12% का टेम्पररी टैरिफ या फिर सेफगार्ड ड्यूटी जो है कुछ स्टील पर जो है इंपोर्ट किया है और ये जो है 200 डेज के लिए होगा और अप्रैल 21 से लागू होगा। इसी के साथ साथ आज हिंदुस्तान यूनिलीवर ही आज फोकस में रह सकता है, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो है 90.5% का जो एक्विजिशन करने वाली थी कंपनी अपस्प्रिंग साइंस में, वो कंप्लीट कर लिया है और जो कॉस्ट है इसका 2706 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है टाटा पावर, जहाँ पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है एक टाई अप किया है टाटा मोटर्स के साथ, जिससे कि कंपनी जो है 131 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है, जिसके चलते टाटा पावर भी जो है आज फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है ब्रिगेड इंटरप्राइज, जहाँ पर ब्रिगेड ग्रुप ने जो है एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है बेंगलुरु में एकर्स लैंड के लिए, और जो इस प्रोजेक्ट का जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 175 करोड़ का है, जिसके चलते ब्रिगेड इंटरप्राइज में भी जो है एक्शन देखने मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है पेटीएम, जहां पर पेटीएम ने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है और ब्रोकरेज स्ट्रक्चर में भी जो है उन्होंने कुछ बदलाव किया है, जहां पर उन्होंने न्यू इंटरेस्ट रेट जो है 9.75% पर ईयर होगा, पहले 14.99% पर था। वहीं उन्होंने जो है ब्रोकरेज रेट में भी रिवाइज किया है और उन्होंने 0.1% पर ट्रेड पर ब्रोकरेज रेट जो है रिवाइज किया है। अगला जो उसमें रह सकता है कोल इंडिया, जहां पर कोल इंडिया ने जो है एक MOU साइन किया है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ, जिससे कि कंपनी जो है 2x 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो है झारखंड में सेटअप करने वाली है। आखिर में बात करेंगे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स की, जहां पर जगन मोहन ने जो है ऐसे चेयरमैन और MD के पद के लिए जो है उन्होंने एक पदभार संभाल लिया है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स का। ओके रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। इन खबरों में नतीजों का एक्शन भी है और साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक ढेर सारे स्क्रिप्ट्स और स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन स्टील सेक्टर से शुरुआत करेंगे। स्टील सेक्टर को लेकर एक राहत की खबर आती हुई दिखी। आज घरेलू स्टील कंपनियां इसी के चलते फोकस रेडार पर रह सकती हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो घरेलू स्टील कंपनियों के लिए एक राहत की खबर है। स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने जो 12% प्रोविजनल टैरिफ है उसे लागू किया है और 200 दिनों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी को लागू किया गया है। अब इसी के साथ साथ कई सारे रैशनल ब्रोकरेजेस भी बता रहे हैं इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी पर्टिकुलरली स्टील के पॉजिटिव डेवलपमेंट का काम करेगी, सेक्टर के लिए आगे बेहतरी का काम करेगी और मल्टीपल मंथ्स का ओवरहैंग जो है वो छटता हुआ नजर आएगा। टाटा स्टील, JSW स्टील कल के सत्र में हमने देखा चमक
मिली मार्केट में मोमेंटम था और ये सेक्टर भी इसी मोमेंटम में प्ले आउट कर रहा था। अब इस खबर के चलते एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है टेक्निकली स्टील कंपनियों का, आप कैसे देख रही हैं? जी, स्टील कंपनियों में कल डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपस्विंग था और मेरे हिसाब से ये अपस्विंग अभी भी और कंटिन्यू फर्दर हो सकता है। यहाँ पे स्पेस है इतनी कि फर्दर अपस्विंग्स यहाँ पे आ सकते हैं। नेवरदलेस ओवरऑल डे जो आज जिस टाइप का है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ओवरऑल मार्केट में पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी काउंटर में टाटा स्टील भी जेएसडब्ल्यू स्टील कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो इस पे बाइंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी। एंड टाटा स्टील के अगर लेवल्स वाइज बात करी जाए तो 139 पे है हम फ्यूचर्स पे। ये काउंटर में अगर आप 136 के आसपास कहीं भी बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठेगा। सो एक बार सेक्टर के परफॉर्मेंस को मूवमेंट किस तरह से बाजार खुलने होती है इस पर एक बार गौर करेंगे। उसके बाद स्टील कंपनियां, क्योंकि कल चली थी और आज इस खबर के चलते भी एक्शन तो देखने को मिलेगा ही। सो एक बार ओपनिंग और वहां से फिर स्टील कंपनियां इन लेवल्स पर आगे बढ़ती है उस पर करेंगे, उसके बाद इसे रिविजिट भी करेंगे। डिविज लैबोरेटरीज, किरण जी गुड मॉर्निंग। इस पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। करीब 5% की तेजी के साथ कल ये स्टॉक क्लोज हुआ है 5900 के लेवल्स के पार और यहाँ से भी मजबूती के आसार नजर आते हैं। काफी सारे फैक्टर्स है जो कि फंडामेंटली डिविज लैबोरेटरीज और इस पूरे के पूरे स्पेस को ही दुरुस्त बनाते हैं। सेकंड, लॉन्ग टर्म जो है वो इनोवेटर्स के लिए एक एक्सपेंशन और डेवलपमेंट का काम करेगी। ग्रोथ विजिबिलिटी बेटर भी है और मोमेंटम को लेकर भी बातचीत अब होने लगी है। 5891 के पार टेक्निकली यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आपको कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लगते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविज लैबोरेटरी की अगर हम बात करें तो एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर स्टॉक्स हमने देखा कि ऊपर में 62 6100 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम वहां पे टच करके स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। अब वापिस वो कहीं ना कहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है। साथ बीच में 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके नीचे गया था, लेकिन अभी सस्टेन है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है और पिछले 3-4 दिन से जिस प्रकार का मोमेंटम हम देख रहे हैं, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इसको कंसीडर किया जा सकता है। इंट्राडे चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5800 का इसका ब्रेकआउट लेवल था। कल के सत्र में उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है, तो कोई बात है 5800 तक हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 5700 का रखिए और इनिशियली 6200 का टारगेट रहेगा। जैसे 6200 का लेवल क्रॉस होगा डिविज लैबोरेटरी के ऊपर, फिर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली 700 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हो। रचना मैम, एक शेयर मैं आपसे पता करना चाह रहा हूँ वो F&O बैन में भी है बट उसका सबसे ज़्यादा रोल ओवर आया है और वो है टाटा एलेक्सी। कुछ दिन पहले भी हमको डेरिवेटिव्स का डाटा ये कर रहा था कि इसके बारे में हम पूछें और इसके बारे में बात भी करें, क्योंकि अगली सीरीज का सुपरस्टार भी साबित हो सकता है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन टाटा एलेक्सी पे, ये F&O बैन में है, कंडीशन कर दूं कि आप इसको आज फ्यूचर्स में ना लीजिएगा, पेनल्टी क्लॉज है। और कल की क्लोजिंग देखिएगा, शानदार 9% ऊपर जाके बंद हुआ, हाईएस्ट रोल ओवर वाला शेयर भी बना है कल ये। एक बार चेक कीजिए मैम इसको। जी, टाटा एलेक्सी की जो कल की प्राइस एक्शन थी वो डेफिनेटली एक्सट्रीमली पावरफुल थी। एंड नॉट जस्ट टाटा एलेक्सी, इवन ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर की भी बात करें तो उसमें कल के दिन में काफी सारे नेम्स में एक साथ एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट हो रहा था। तो आई मीन एक इस काउंटर में भी चांसेस है कि कल का जो लो है वो अब एक स्ट्रॉन्ग सैक्रोसेंट सपोर्ट का काम करेगा। एंड यहाँ से जो अपस्विंग है वो फर्दर फ्रक्टिफाई होकर इस काउंटर को फर्दर हायर लेवल्स पे भी लेके जा सकता है। एंड इवन ओवरऑल आईटी के लिए आई वुड से अ सिमिलर थिंग कि अगर पार्ट बाइंग इसमें करते भी है एट करंट लेवल्स इन एनी ऑफ द आईटी काउंटर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो, तो आप गलत जाएंगे ऐसे चांसेस लिमिटेड है। पार्ट बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट बाइंग जरूर होनी चाहिए। शेयर हमने आपको 2 दिन पहले भी नोटिस करवाया था, हालांकि उस समय पूरी गट फीलिंग के साथ नहीं बोल पा रहे थे, बट हाँ फिर भी हमने ये ज़रूर आपके सामने रखी थी कि सुपरस्टार साबित हो सकता है। कल जब ये 9% चला तो देखने लायक था। इसका फ्यूचर्स चेक करेंगे ना तो कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसके अंदर बहुत ज़ोर की शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये शेयर लिस्ट में होना चाहिए। एक और शेयर भी है जिसके पास रोल ओवर के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, मैं बोलूँगा 50% से ज़्यादा का रोल ओवर है उसके अंदर, और वो शेयर F&O बैन में तो नहीं है, हाँ है मेटल्स का। उस शेयर का नालको, एक बार किरण सर उसको चेक करेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम नालको, कल बढ़िया कवरिंग
एफ एंड बैन में है नहीं, शेयर करीब 6% ऊपर है। जी, नेशनल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स है, एक स्टीप डाउन ट्रेंड के अंदर था और वहां से रिकवरी हम देख रहे हैं, तो इनिशियल रिकवरी है मेरे हिसाब से। जिनके पास है या कोई फ्रेश खरीदारी करने के लिए चाह रहा है तो कर सकते हैं, 54 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना। एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से न्यूट्रल जोन के अंदर स्टॉक आ रहा है तो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छे गिरावट के बाद की इनिशियल रिकवरी साइन हमें देखने को मिल रही है, तो 154 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बनता है वो है मानसून। अब मानसून को लेकर क्या क्या होता है और मानसून का सीधा इम्पैक्ट आपको एफएमसीजी पर पड़ेगा। जब एफएमसीजी की बात हो रही है तो यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई है। वो रिपोर्ट बताने के लिए स्नेही मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। यूबीएस की रिपोर्ट एफएमसीजी को लेकर क्या कह रही है जब नॉर्मल मानसून आ रहा है। स्नेही, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आप। कुछ भी। हाँ, अब आया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यूबीएस के रिपोर्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने कंजम्पशन स्पेस पर एक रिपोर्ट डाला है एफएमसीजी और कंजम्पशन पर। और अब उनके व्यू के बारे में बात करेंगे तो उनका कहना है कि अब कंजम्पशन सेक्टर एक गोल्डीलॉक सेक्टर बनने की राह पर है। एक रीबाउंड की एक झलक दिख रही है उन्हें इस सेक्टर में, और वो कहते हैं कि FY26 में अर्निंग्स ग्रोथ भी रिकवर होने वाला है और वो 13% का ग्रोथ देखते हैं एक वीक FY25 के बाद FY26 में कंज्यूमर सेक्टर के लिए। अगर मार्जिन के बारे में बात करें तो वो कहते हैं कि मार्जिन हेडविन भी जो है वो H2 सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से थोड़ा कम होने लगेगा और EPS ग्रोथ की भी संभावना है, और इसके दम पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम देख सकते हैं FMCG के क्षेत्र में। अगर उन्होंने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की है जिनके दम पर डिमांड पे हम रिवाइवल देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जो लोअर इनकम टैक्स का अनाउंसमेंट आया है इस साल के बजट में, उसके दम पर FMCG सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। रूरल डिमांड ऑलरेडी अच्छा लग रहा है और इस साल का रागी हार्वेस्ट भी बहुत अच्छा लगने वाला है। वो कहते हैं कि एक ड्रॉप दिखा है फूड इन्फ्लेशन में, तो उसके दम पर भी FMCG में एक बढ़ावा हम देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि FMCG के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस भी 35% गिर गए हैं। अब उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात करें तो HUL को उन्होंने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस भी हाइक किया है 2800। ITC के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने अपडेट किया है बाय रेटिंग और हाइक किया है टारगेट प्राइस 490 रुपीज़ पर। डीमार्ट में मेंटेन किया है बाय, ट्रेंड को अपग्रेड किया है बाय रेटिंग न्यूट्रल रेटिंग से। गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है। ब्रिटानिया के लिए उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को भी हाइक किया है। कोलगेट को उन्होंने अपग्रेड किया है बाय रेटिंग सेल रेटिंग से, टारगेट प्राइस भी हाइक काफ़ी हद तक किया है। टाइटन पे वो अपनी न्यूट्रल राय बनाए रखते हैं। एशियन पेंट्स और डाबर और जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये 3 स्टॉक है जिन्होंने उनको डाउनग्रेड किया है सेल रेटिंग और इन सब के टारगेट प्राइस भी कट कर दिए हैं। तो ये था यूबीए का व्यू पूरे कंजम्पशन और FMCG क्षेत्र पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए। इसमें 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा बाय का जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिर बाद में सेल की रिपोर्ट्स भी हैं। जहां पे बाय हुआ उसमें कोलगेट शेयर होगा 3100 रुपये के आसपास का है। ये चेक करवाते हैं रचना मैम से। रचना मैम, एक बार जरा कोलगेट पामोलिव चेक कर, कोलपाल के नाम से मिलेगा। ये शेयर 50 दिन एवरेज के ऊपर आया है और शायद अच्छा मोमेंटो दे जाएगा। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पर। 2700 2750 तक का टारगेट लगता है आपको? जी, कोलपाल में प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि 2700 2750 डेफिनेटली आ सकता है और काफी अच्छा बेस बना है इस काउंटर ने पिछले कुछ हफ्ते में, जिसके बाद एक अपस्विंग की कोशिश की है एंड अभी 2550 के करीब है। हम जब तक 2400 के ऊपर रहेंगे तो यहाँ पे 2750 एंड इवन 2850 टारगेट्स बनने के ओवर अ फ्यू वीक्स चांसेस है। ठीक है, कोलगेट पामोलिव को लेकर ये व्यू। FMCG में HUL को लेकर एक खबर भी आई है कि HUL ने करीब 2700 रुपए में अपराइजिंग साइंस में 90% हिस्सा खरीदा है। लगातार हम एक्विजिशंस देख रहे हैं। कल खबर आई थी कि ITC ने 24 मंत्रा को खरीदा, मदर स्पर्श में अपने स्टेक को और बढ़ाया था। अब ये HUL की खबर आ रही है। एक बार ITC पर भी व्यू दे दीजिए। रचना जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ITC कल चला नहीं, कल थोड़ा नरम था, मतलब क्या करें? अभी यहाँ से आप तेजी देख रही हैं शेयर में? देखिए, ITC का सेटअप तो ऐसा है जिसमें तेजी आने के चांसेस है। इनफैक्ट मुझे कल ही उम्मीद थी अपस्विंग की, नहीं प्ले आउट हुआ वो अलग बात है। एंड ये जब तक 420 के ऊपर रहेगा तो अभी भी उम्मीद है यहाँ पे कि
डिप पे यहाँ पे 420 के आसपास एक सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए और उसके बाद स्विंग अगर कंटिन्यू होता है 21-22 क्रॉस करने जैसे लगता है, मोमेंटम बिल्ड होता है, तो दिस काउंट कैन गो टुवर्ड्स 430 एंड 35। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम हमने देखा कि हाल फिलहाल थोड़ी सी लौटी इसमें। पहले 2 दिन पहले खबर आई थी विजय शेखर शर्मा के ईसॉप्स को लेकर, तो थोड़ा सा हमने देखा था कि शेयर नरम हुआ था, लेकिन ये 900 रुपये के आसपास के भाव हैं। और ये खबर आई है पेटीएम को लेकर कि इन्होंने पेटीएम मनी पर एमटीएफ सर्विस के लिए एक सस्ती लोन का ऐलान किया है। पेटीएम में किरण जी, यहाँ से आप तेजी देख रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए पेटीएम में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स एंड एसोसिएट को रिकमेंड किया, तो शायद उनके पोर्टफोलियो हो सकता है। पेटीएम की पर्टिकुलरली हम बात करें तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और जो ब्रेकआउट आया था 820 के लेवल से और वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक 880 तक आ चुका है। अब ओवरऑल ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर में 950 960 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रीवियस उसका सपोर्ट भी था। तो कहीं ना पेटीएम करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 850 860 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 820 रखना है और ऊपर में 960 तक के टारगेट आ सकते हैं। 965 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। पेटीएम में 878 लेवल्स पर ऑलमोस्ट 4.5% के गेंस कल के सत्र में देखने को मिले थे। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी के नतीजे आए हुए दिखे और कल हमने देखा ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ स्टॉक में नतीजों के साथ साथ इम्पैक्ट देखने को मिला था। नतीजों की ही अगर बात करें, अच्छे नंबर्स कहे जाएंगे क्योंकि रेवेन्यूज के फ्रंट पर सालाना आधार पर करीब 8% का इजाफा देखने को मिला है। घाटा अब भी देखा ने, लेकिन घाटा घटा है। लॉस जहां पर 12-13 करोड़ का हो रहा था वो 6-7 करोड़ का होता हुआ दिखा। वहीं मार्जिन की अगर बात करें उसमें रन अप देखने को मिला है, 4% से 5% तक मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिले और कामकाजी मुनाफे में करीब 40% का इजाफा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर किरण जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, कल मजबूती थी इस स्टॉक में, आज रिजल्ट के बाद किस तरह के इम्पैक्ट नजर आएंगे? महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ स्टॉक 20 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। कोई भी गिरावट आती है तो 290 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा तब तक बाइंग डिप्स की रणनीति यहाँ पे रहेगी। 290 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रख सकते हो या तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। जिस प्रकार ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 330 से 350 के बीच के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो महिंद्रा के बाद। हो सकता है कि एक मूवमेंट नजर आए, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय बिल्कुल बनती हुई। 307 310 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया कल के सत्र में। लेकिन चलिए, जहां खबरों वाले शेयर्स आपने जाने, उसी के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी, नतीजों के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का आना बढ़ जाता है क्योंकि जहां जहां नंबर्स आते हैं उसके बाद उन पे रिपोर्ट्स आती है। और आज के सत्र में तो सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी होंगी, स्टील सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स पर, बिकॉज वहां पर भी पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आना शुरू हुए हैं। सारी की सारी ब्रोकरेजेस लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो आप अभी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात कर रही थी, उसके नतीजों की बात कर रही थी, तो उस पर नुवामा की एक रिपोर्ट आई है जहां पे होल्ड की सलाह है और प्राइस टारगेट 325 पे इन्होंने अभी भी बरकरार रखा है। इनका कहना है कि जो रिपोर्टेड नंबर्स है वो अनुमान से बेहतर है और जो सरप्राइज देखने मिला है वो खासकर कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में जो है वो देखने मिला है। जो फोकस इनके वो है एक्सप्रेस सेगमेंट। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स में 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। सीजनैलिटी का इम्पैक्ट वहाँ देखने मिला, कस्टमर विंस जो हुए उस इम्पैक्ट देखने मिला। हालांकि जो थे वो थोड़े बहुत कमज़ोर थे। ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल जो है वो एक्सप्रेस एबिटा लॉसेस है वो शायद एलिवेटेड लेवल्स पे आगे भी रह सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, टर्न अराउंड कब तक होता है यहाँ पे, उसके ऊपर इनकी पूरी नज़र होगी। ये अनुमान लगा रहे हैं कि FY25 से 28 तक 11 से 20% के आसपास के साल दर साल बढ़ोतरी आपको इस कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा में देखने मिलेगी। साथ ही साथ ये इस स्टॉक को 7 टाइम EV बाय एबिटा पे यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं और 325 का लक्ष्य दे रहे हैं। अगली रिपोर्ट है ओबेरॉय रियल्टी पे और नुवामा ने होल्ड का कॉल दिया, लेकिन प्राइस टारगेट का अच्छा खासा कटौती जो है प्राइस टारगेट में की गई है। 21 रुपये से काट के 1793 रुपये पे कर रहे हैं। इनका कहना है कि FY25 में अगर आप देखेंगे तो बुकिंग्स काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे 31% की बढ़ोतरी मिली है, हाईएस्ट एवर है। लेकिन Q4 में अगर आप देखेंगे तो जो प्री सेल्स है उसमें कमी देखी गई है। वाई अगर आप देखेंगे तो 52% आसपास की गिरावट देखने मिली। ये इसलिए है कि पिछले बार इसी समय में काफ़ी अच्छी प्री सेल्स हुई थी, तो उस बेस का
भी देखने मिला है, लेकिन आज की नज़र पूरी तरह से होगी कि कंपनी के लॉन्चेस कैसे हैं और साथ ही इन्वेंट्री लिक्विडेशन कंपनी जो है वो कैसे करती है। अगर ये सही रहे तो शायद इस कंपनी के प्राइस पे ही अपना टारगेट बढ़ाएंगे, लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग वॉल्यूम जो है उसमें थोड़ा बहुत दबाव है और ये भी एक कंसर्न है, जिसकी वजह से इन्होंने ओबेरॉय रियल्टी पे अपना लक्ष्य जो है वो घटा दिया है। 2101 से घटा के 1793 का लक्ष्य अब ये ओबेरॉय रियल्टी पे दे रहे हैं। शुक्रिया वरुण, ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ओबेरॉय रियल्टी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर ब्रोकरेजेस आई हैं और अभी थोड़ी देर पहले इसने ही एफएमसीजी सेक्टर पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और आउटलुक हमें बता रही थी। लेकिन इस बीच गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अब भी हरे निशान के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। हालांकि एशियाई बाजार में सुस्त है और ओवरनाइट ट्रंप के बयानबाजी की वजह से हमने देखा यूएस के मार्केट्स में डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए 24,166 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इस वक्त करता हुआ ट्रेड। कल के सत्र में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा खासा मजबूती का एक्शन। क्या ये एक्शन आज भी कायम रहेगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मानसी दवे, मैं, मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रत, कालरा, रचना वैद्य जी और जानी जी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट टीम के तौर पर मौजूद हैं। और आइए वापस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रोकर के रिपोर्ट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स एक और खेमा जो कि लगातार फोकस रेडार पर आ रहा है। आरबीआई की तरफ से जो ताजा बूस्टर डोज बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को मिला है, उम्मीद यही है कि बैंक निफ्टी की आउटपरफॉर्मेंस और लार्जर बैंक साथ ही निजी क्षेत्र के बैंक्स में मजबूती का रुझान बिल्कुल कायम रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नियम को आसान करने की बात, रिटेल डिपॉजिट पर प्रस्तावित 10% के मुकाबले सिर्फ 7.5% रन ऑफ फैक्टर होने की बात। आरबीआई की तरफ से ये जो एक बूस्टर डोज मिला है, इसका इम्पैक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स पर कैसा पड़ेगा? बाजार खुलने के साथ साथ जरूर देखते हैं हम। प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन इस बीच रचना जी आपसे बैंक्स फाइनेंशियल्स पर, लार्जर बैंक्स और साथ ही निजी क्षेत्र की बैंक्स पर एक जानना चाहेंगे। जहां तक बैंक्स की बात है, ओवरऑल सेक्टर में ही काफी स्ट्रॉन्ग अपस्विंग हमने रिसेंटली देखा है। एंड इसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसने खास अच्छे से पार्टिसिपेट करा है, तो उनका जो नियर टर्म का एक अपस्विंग होता है वो फिलहाल के लिए प्लेड आउट लग रहा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे फर्दर अपस्विंग के पहले एक कंसोलिडेशन या एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक जिसको कहते हैं, उसकी एक जरूरत है फॉर सेफ्टी पर्पस बिफोर क्रिएटिंग फ्रेश पोजीशंस। लेकिन बैंक्स लाइक एसबीआई वगैरह, जहां पे कल के दिन में हमने देखा था कि काफी अच्छा मूव आया था, यहाँ कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स थोड़ी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कंटिन्यूटी की। यहाँ पे पुल बैक अगर ना भी आए और अगर आप माइनर से डिप पे भी बाइंग करेंगे तो कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवर रहेगा। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ एसबीआई 25-30 तक जाने के इसके चांसेस है, और जब तक ये 810 के ऊपर रहेगा तब तक ये चीज ऐसे कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रा और भी हैं मार्केट्स के अंदर जो देखी और समझी जा सकती हैं। देखिए, मैंने आपसे अब तक 2 शेयर्स पता किए मार्केट एक्सपर्ट से। पहला एक तो ऑटो का पता किया, जैसे टाटा एलेक्सी है, ऑटो प्लस आईटी मैं उसको कॉम्बिनेशन मानता हूँ। दूसरा शेयर नाल्को का था जो कि मेटल का एक शेयर है। तीसरा एक जो शेयर है वो आईटी का है, ये भी पता करना चाहिए क्योंकि 3 ही ऐसे सेगमेंट है जिनमें आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी खोजेंगे तो शायद थोड़ी मिल जाएगी। आईटी में से एक टाटा टेक नाम की कंपनी है, उसके अंदर भी कल बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक बार जरा दिखाना टाटा टेक, ठीक है, 684 रुपये के आसपास का होगा। रचना मैम एक बार जरा आप ही देखना टाटा टेक में कल के दिन में स्ट्रॉन्ग स्विंग आया है, ये बात सही है, लेकिन इसके टाइम फ्रेम चार्ट्स कंपैरेटिवली इतने पावरफुल नहीं है जितने बाकी के जो लार्जर कंपनीज के जितने हैं। तो अपस्विंग के लिए प्ले आउट जरूर कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट आप 750 तक लिमिटेड रख सकते हैं तो यहाँ से 50-70 रुपीज के अपस्विंग के लिए डेफिनेटली इसको शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, मीडियम टर्म से 6 मंथ्स और लिटिल मोर देन दैट, तो फिर आपके लिए बेटर नेम्स दूसरी जगह पे अवेलेबल है, लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट और द लार्ज कैप नेम्स। ठीक है। आज यूबीएस की एक रिपोर्ट तो आई एफएमसीजी को लेकर, लेकिन जो भी शेयर मैंने एफएमसीजी क्लोजिंग चेक करी ना, मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा। आप दिखाइए एक बार जरा ब्रिटानिया, कल ये लाल निशान में बंद हुआ था, अभी के टिक आने शुरू हो गए होंगे तो इसलिए टिक के साथ चेक करवाना।
ब्रिटानिया दिखाओ, एक बार मेरिको दिखाओ, वरुण बेवरेजेस दिखाओ, वीबीएल, इन सब में कल लाल निशान था। इन स्पाइट ऑफ दिस के कल बहुत बढ़िया सेशन गया। आज शुरुआत में हल्की हल्की सी बढ़त इनमें वापस आ रही, इन तीनों ही शेयर्स में है, वीबीएल में, मेरिको में और ब्रिटानिया में। लेकिन कल का एपिसोड और आज के एपिसोड में इतना बड़ा फर्क है, क्या ये वापस चल जाएंगे या फिर वापस नीचे आना होगा? एक बार किरण जानी, इसमें तीनों शेयरों में से एक शेयर मैं ब्रिटानिया आपसे पता करता हूँ, ठीक है। कल की बेकार क्लोजिंग, आज टिक ठीक है, इसका 50 रुपये पर खुल रहा है ये, तो एक बार आपकी रिकमेंडेशन इस पे। अगर हम बात करें तो ब्रिटानिया में डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 5200 देखने को मिला है। नो डाउट उसकी 5400 के आसपास 200 डेज मूविंग एवरेज है, जिसकी वजह से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। कल क्लोजिंग भले ही खराब थी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, लेकिन वॉल्यूम इतना लुक्रेटिव नहीं है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये एक बाय अपॉर्चुनिटी है। करंट प्राइस या कोई भी डिप आए तो लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन है वो 5300 का आप मेंटेन कीजिए, एंड देयर आर गुड चांसेस कि आने वाले समय में हम 5800 तक के टारगेट देख सकते हैं ब्रिटानिया में। डन। तो आप बड़े टारगेट्स तो देख सकते हैं। बाइंग ऑन डिप्स के रिकमेंडेशन है, मैंने कल का डाटा और आज की ओपनिंग का डाटा दोनों को क्लिक करके आपके सामने बात रखी और किरण सर ने रिकमेंडेशन भी दी है। अब चंदन तापड़िया, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आपका टेक, पहले तो मार्केट्स पे आपको बधाई भी देनी है। बैंक निफ्टी पे आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। कल जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लग रहा था तो मैं आपको याद भी कर रहा था, तो बैंक निफ्टी लगने की, ऑल टाइम हाई की आपको बहुत बधाई। आप जरा आगे की गाइडेंस सर, दोनों इंडाइसिस पर, फिर शेयर भी बताइएगा आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैंक निफ्टी ने एक नए कीर्तिमान स्तर बनाए हैं, और बिल्कुल जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था यही था कि जब फुल टॉस और यॉर्कर हो तो ध्यान से देना चाहिए, बट जब लूज बॉल हो तो वो बाउंड्री से पहले रुकनी नहीं चाहिए, और सेम वैसा बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। इसने जिस दिन से 50,000 के ऊपर होल्ड किया और 52,000 का बेस बनाया है, वहां से लगभग 3500 पॉइंट का रनअप देखने को मिला है, और वैसे पिछले 8 दिनों में लगभग 6300 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनगोइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हल्के से डिक्लाइन हो सकते हैं जो खरीदारी में तब्दील होंगे। तो सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो मंथली एक्सपायरी भी है, उसके चलते भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेंगे। ओवरऑल देखें तो नीचे के लेवल से 12% रिकवरी बैंक निफ्टी में देखी है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस 7% का गेन है। और जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग 52,000 के आसपास है, और हम वॉल्यूम वेटेज एवरेज से 3,000 पॉइंट दूर है, यानी कि ऊपर की तरफ है। इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ सकती है। तो मेरा तो यही मानना है कि 55,000 और 54,750 का बेंड होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी वापस 55,750 से लेकर 5600 तक का दाव दिखाता हुआ नजर आएगा। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 2200-2400 पॉइंट की। 21,750 से लेकर 24,190 तक के लेवल देखे, पुराने जो भी हर्डल है वो निकले, और बैंक और निफ्टी है वो 14 वीक के हाईएस्ट लेवल पे है। 24,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक 24,000 का बेस बनता है 23,850 के सपोर्ट से 24,400 और 24,600 तक का मूवमेंट होना चाहिए। बैंक निफ्टी में हम 24,440 की बात कर रहे थे, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम 55,555 की बात कर रहे थे, और निफ्टी में 24,444 की बात कर रहे थे। ये टारगेट हमारे अभी भी इंटेक्ट है, और निफ्टी अभी भी उन टारगेट को छूता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में और से भी गर्मी बढ़ सकती है। चंदन जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। दो शेयरों में जरा मुझे एक शेयर उनके बताइए। कल हमने देखा कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी शेयर थे चल रहे थे, बीएसई में हमने 6% की तेजी देखी, सीडीएसएल का शेयर भी चला, बाकी शेयर भी चल रहे थे। ये जरा बताइए कि बीएसई और सीडीएसएल में अभी कहां पर स्टीम आपको आगे भी बढ़ती हुई दिख रही है? दोनों में क्या एक रख लें अभी थोड़ा लंबे समय के लिए? पॉजिटिव लग रहे हैं, और बीएसई हमेशा से हमारा प्रेफर्ड पिक रहा है। आप देखोगे एक हल्का सा डिप जरूर आया था इन द मिड ऑफ मार्च, बट उसके बाद में शानदार रिकवरी देखने को मिली, और मैं यहाँ पे बीएसई का डेटा काफी क्लोजली ट्रैक कर चुका हूँ। पहले इसकी रेंज 5,000 लेके 6150 होती थी, और बीच में जरूर एक डिप मारा था, बट वापस अब जो नई रेंज है वो 5,061 का जो बेंड है वो निकाल चुका है। तो मेरा मानना है कि 6,100 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और ये ऊपर में 750 से लेकर 7,000 तक का लेवल छूता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी एनएसई आईपीओ का जो भी माहौल है उसके चलते भी इस काउंटर में मोमेंटम बनने को देखने को मिलेगा। सीडीएसएल है, उसमें बॉटम आउट अप्रोच होके वीकली और डेली चार्ट ब्रेकआउट हुआ है। मल्टीपल हर्डल इसके लगभग 1250-1260 के आसपास होते थे, वो डिसाइसिवली 2 दिनों में पार हुए। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। 1280 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1400 तक के लेवल बनने चाहिए। तो सीडीएसएल बॉटम आउट कैंडिडेट है, बीएसई ब्रेकआउट
न्यू लाइफ टाइम हाई वाला कैंडिडेट, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे हैं। इमीडिएट मोमेंटम करना है और स्ट्रेंथ के साथ में तो बीएससी प्ले कीजिए, रिकवरी प्ले करना है तो सीडीएसएल प्ले कीजिए। बढ़िया है। थोड़ा सा लंबा रखना है तो दोनों शेयर ठीक हैं। इंस्टेंट आपको और गेंस चाहिए तो बीएससी का शेयर आपको ऐसे देने में सक्षम है। कल हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं बीएससी के शेयर पर 6,300 रुपए के ऊपर निकला है। आज उसके ऊपर शुरुआत भी करेगा। लेकिन चलिए आपको वो 9 शेयर बता देते हैं जहां पर आपकी नजर आज के सत्र में जरूर होनी चाहिए और बाजार खुलते ही उनमें एक्शन भी दिख सकता है। आपके लिए मौके भी होंगे। 9 के नवरत्न लेकर हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से हैं 9 शेयर वो? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो आज 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम स्टील स्टॉक्स की बात करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट ने सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 12% की। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स फोकस रहेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ी खबर निकल गई है, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए LCR नॉर्म्स निकाले हैं। चलते लिक्विडिटी बढ़ सकती है सिस्टम में, और मक्वेरी का मानना है कि 140 से 160 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट सेक्टर में दिखेगा। तो पॉजिटिव है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इस सेक्टर पर भी अपनी नजर रखें। FMC स्टॉक्स, यहाँ पर UBS की बड़ी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर उनका मानना है कि कंज्यूमर स्टॉक्स रिबाउंड करते हुए नजर आ सकते हैं। HUL और IT, इन दोनों स्टॉक्स को इन्होंने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से उनका मानना है कि डीमार्ट और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स को भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नतीजे आए थे, नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। रेवेन्यूज में करीब 8% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया सालाना आधार पर। घाटा रिपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी सालाना आधार पर घाटा नैरो होता हुआ नजर आया, जो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। टाटा पावर, जहां पर टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने एक अग्रीमेंट साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ने। करीब 130 मेगावाट सोलर पावर के लिए ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट होगा। रियल एस्टेट सेक्टर से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जहां कंपनी को बेंगलुरु में एक नया प्रोजेक्ट मिला है और करीब 175 करोड़ का टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होगी इस प्रोजेक्ट से, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। पेटीएम, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स कंपनी ने रिवाइज किए हैं, जो पहले 15% तक के इंटरेस्ट रेट थे उसे घटाकर 9.75% कर दिए हैं। पूरे महिंद्रा ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। मैनेजमेंट का रीजिग हुआ है, जो अमन सिक्का पहले महिंद्रा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्हें अब महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। 9वें स्टॉक बिग ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी की, जहां पर नुवामा की रिपोर्ट आई है। उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार, लेकिन अपने लक्ष्य घटाकर 1793 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि प्री सेल्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किया था वो काफ़ी कमज़ोर था, जिसके चलते उनका नज़रिया थोड़ा सा नेगेटिव है। ओबेरॉय रियल्टी स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच देखिए MCX पर सोने ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 99,000 रुपए के ऊपर निकल गया है MCX पर गोल्ड का भाव। 2% की बड़ी तेजी, 1819 रुपए एक झटके में आज एक सत्र में अभी सोना खुला और सोने ने ये जोड़ लिया। फिजिकल मार्केट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए तोले का भाव चल रहा है, तो लगातार हम मोमेंटम देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए इक्विटी मार्केट भी चल रहा है, भी चल रहा है। सोने का जो कंजम्पशन करती हैं कंपनीज, ज्वेलरी वाली कंपनीज, उनके शेयर में हम तेजी देख रहे हैं, और जो गोल्ड वाली कंपनीज है वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर ये पेटीएम वाली है। MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि जिसको पे लेटर के नाम से जानते हैं हम, इंटरेस्ट रेट पहले थे 15%, उसको घटा के सीधे कर दिया 0.5%, यानी 5.25% की एक झटके में कटौती। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन बैंकों पर एक जरा व्यू चाहिए। LCR में जिस तरह से कटौती की गई है, चंदन जी आप ही जरा राय दीजिए। बैंक्स चले बहुत हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं। SBI में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ बन रही है, 850 रुपए के आसपास के भाव हैं। बैंकिंग में क्या अब समय आ गया है चंदन जी कि अब पिक एंड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी रैली हम देख चुके हैं? अगर हाँ तो आप बताइए कि आपके नजर में कहां पर आकर्षक मौके अभी भी हैं? बैंक निफ्टी में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। लगभग 6,400 पॉइंट की मूवमेंट पिछले लगभग हमने 8 दिनों में देखा है, और 49,000 से लेके 55,500 तक का सफर तय हुआ है। तो कहीं ऊपर के लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगा, और कहीं ना कहीं हम 56,000 से लेके 57,000 तक के टारगेट यहाँ पे मान रहे हैं। स्टॉक वाइज बात करें तो
मेरा मानना है कि सिलेक्टिव प्राइवेट और पीएसयू पे ध्यान रखें। एसबीआई एक काउंटर है जहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच बने और बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं। हालांकि प्राइवेट बैंक ने काफी अच्छा किरदार निभाया इस रैली में, बट एसबीआई ने जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों के बाद में 785 से 800 के जोन को सरपास किया, यहाँ पे मूव बनना चाहिए। तो 800 के सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति एसबीआई में रहेगी, ऊपर में लगभग 860 के आसपास के टारगेट के लिए। और वहीं यदि आप प्राइवेट बैंक की तरफ ध्यान रखते हो तो फोकस रहेगा एक्सिस बैंक में, जहाँ पे 1200 के ट्रेलिंग सपोर्ट से यानी कि 1290 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, 1290 तक के टारगेट, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एक्सिस बैंक के लिए और 1230 रुपए पर आज शुरुआत होने की उम्मीद है एक्सिस बैंक में। बाजार खुलने वाले हैं, 1 मिनट से भी कम का समय रह गया है। रचना जी, आज बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपसे फिर से जल्दी मुलाकात होगी। कहानी यही है बाजार की। रोज 5 सत्र में हमने तेजी लगातार देखी है और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट करता है कई बार क्या कि बाजार उसके उलट भी खुलता है और उसके बाद तेजी भी दिखाता है। आज भी करीब 30 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा था, लेकिन आप देखेंगे निफ्टी करीब 60 अंक ऊपर खुलेगा, 0.25% के आसपास की तेजी। तो तेजी का लगेगा आज बाजार में सेक्टर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी करीब 100 अंकों की हल्की सी बढ़त पर शुरुआत होने के संकेत है। 55,400 के ऊपर आपको निफ्टी बैंक खुलता हुआ दिखेगा। तो बेहतरीन तेजी का मोमेंटम है। आज जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आपको बता देता हूँ, मेटल वाले फोकस में रहेंगे, उसमें भी खासतौर से स्टील वाले, क्योंकि सरकार ने 12.5% की ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए। LCR यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियम को आसान किया है आरबीआई ने, उसके चलते बैंक शेयर फोकस में रहेंगे। खासतौर से जो बड़े बैंक्स हैं और जो बड़े पीएसयू बैंक्स हैं, प्राइवेट पीएसयू दोनों, क्योंकि वहां पर डिपॉजिट बड़ी मात्रा में आते हैं, तो ये करेंगे। शुरुआत हो गई है, 30 अंक ऊपर ही खुला है निफ्टी, 30-40 अंक ऊपर, 24,150 के ऊपर टिकने की कोशिश है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर अंकों के आसपास की तेजी दिखेगी। इसके अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल इंडिया ब्रिक्स में 5% की तेज गिरावट है। 15 के नीचे का इंडिया ब्रिक्स आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे करीब 1600 शेयर ऊपर है और सिर्फ 350 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो बाजार का जो मोमेंटम है वो बरकरार है, क्योंकि 5 दिन की लगातार तेजी हो गई है। तो वो स्पीड शायद आपको अभी शुरुआत में दिख रही होगी। आगे की कहानी हम कह नहीं सकते क्या होगी, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि बाजार जहां से खुलता है वहां से स्पीड अपना बढ़ाता है। आज जहां पर तेजी पर शुरुआत हुई है, जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि मेटल शेयर फोकस में रहेंगे। टाटा स्टील, JSW स्टील, ये टॉप गेनर्स हैं। सेफगार्ड ड्यूटी लगी है। चीन से जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा था, जो डंपिंग हो रही थी, उससे घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार ने कदम लिया है। तो 2-2% की तेजी यहां पर है। बाकी मेटल वाले शेयर भी चल रहे हैं। हिंडाल्को में तेजी है 1.5% के आसपास की। कोल इंडिया, ये भी मेटल माइनिंग सेक्टर का ही शेयर है। कोल इंडिया के शेयर में भी 1% आसपास की तेजी है। इस बीच निफ्टी बैंक बना दिया है नई रिकॉर्ड ऊंचाई और इस वक्त करीब 125 अंकों के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। शेयरों की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक लगातार हमने शेयर में तेजी देखी है। 606 रुपए की शेयर गिर गया था जब इन्होंने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी की खबर खुद दी थी। उसके बाद जांच भी हुई, जांच के बाद हमने रिकवरी बड़ी सॉलिड देखी, करीब 35-40% रिकवर हो गया था। लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, 5.5% के आसपास गिरावट यहां पर है। और ऑटो शेयर जो कल मोमेंटम में लौटे थे, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्टीम को अपने गंवा रहे हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस में कल हमने देखा कि कमजोर नंबर्स थे थोड़े, लेकिन बावजूद उसकी तेजी आई थी। आज इन्फोसिस में थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग है। और अगर हम आईटी की बात करें तो टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक हो गया, यहां पर भी हल्की सी गिरावट पर शुरुआत हुई। पावर ग्रिड, ये शेयर चला था, लेकिन पावर ग्रिड में आज 1% के आसपास की नरमी पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। कुछ और वायदा के शेयर जरा चेक कर लेते हैं। डिलीवरी के हुई है 2-2.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। मेटल में नाल्को भी चल रहा है, 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। ये जो एल्यूमिनियम जो शेयर है ना, कल भी हमें अच्छी तेजी दिखी थी और आज कंटिन्यूएशन हो रहा है। नाल्को के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वेदांता के में भी तेजी आज आपको दिखेगी। गोल्ड ऊपर है, सोना हम देख रहे हैं कि नई ऊंचाई छू रहा है। 99,000 रुपए के ऊपर MCX पर गोल्ड का भाव निकल गया है। तो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी है वहां पर स्टीम हम देख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस करीब 1.5% है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम में भी थोड़ी सी हल्की सी तेजी है। इसके अलावा पॉलीकैब में 1.5% की तेजी है। PNB का शेयर करीब 1% आज शुरुआत 5 दिन की लगातार बड़ी रैली हो गई है, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़े से प्रॉफिट के साइंस दिख रहे हैं। 55,500 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि करीब वहां से
तो पॉइंट हल्का हो गया और दोनों के दोनों इंडेक्स इस वक्त आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखेंगे। 24,100 के आसपास है निफ्टी और निफ्टी बैंक थोड़ा वोलेटाइल है, हरे निशान लाल निशान में फिलहाल आपको जूझता हुआ आज के सत्र में दिखेगा। कंजम्पशन और फार्मा वाले शेयरों की बात करें तो एशियन पेंट्स आज नरम है, बावजूद इसके कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं, लेकिन एशियन पेंट्स में हम स्ट्रेंथ देख नहीं रहे। कल भी बर्जर चल रहा था, एशियन पेंट्स नहीं चल रहा था। आज भी हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स में 1% के आसपास की कमजोरी है। इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल में जियो फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यहां से आज सपोर्ट कम दिख रहा है। ये आज की तस्वीर निश्चित तौर पर है। कोटक बैंक में हालांकि तेजी है, बजाज फाइनेंस में आज फिलहाल आपको तेजी का मोमेंटम दिखेगा। तो बेहद ये शुरुआती अभी डेटा है, मतलब बाजार खुले 3 मिनट के आसपास समय हो गया। निफ्टी एक रेंज में है, 24,100 के लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम स्मॉल कैप की और मिड कैप की बात करें तो वहां पर भी मिली जुली शुरुआत हुई है। स्मॉल मिड कैप में आपको हल्के गेंस के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखेंगे। आईटी इंडेक्स में कल हमने तेजी अच्छी दिखी थी। निफ्टी आईटी फिलहाल करीब आपको 0.5% नीचे दिखेगा। ये मिड कैप का हिट मैप है। डिलीवरी, इमामी, डिक्सन टेक, फेडरल बैंक ये अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। डिक्सन टेक 16,000 रुपए के ऊपर निकला, 13,000 रुपए के नीचे हमने भाव देखे, वहां से करीब 25-26% के आसपास की तेजी डिक्सन टेक के शेयर में हो गई है। तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये आईटी का हिट मैप है। परसिस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे शेयर आज आपको कमजोरी के साथ ही कार्य करते हुए दिखेंगे। और परसिस्टेंट भी कितना ऊपर है, सिर्फ 0.25%। तो मिली जुली शुरुआती अच्छी शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी फिलहाल अभी लाल निशान में है। 24,000 का आंकड़ा क्रूशियल होगा, यही हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर इसके ऊपर अगर रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं, चंदन जी भी यही आपको सजेस्ट कर रहे थे। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, उनके पास भी अब ओपनिंग में उन्होंने कई सारे शेयर टटोले होंगे, खोजे होंगे। आपकी कमाई कहां पर होगी ये लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। ट्रिकी होने वाला है आज का बाजार। पिछले 5 सेशन से जो एक तरफा मजबूती थी, उसी तरह की मजबूती या यूं कहें कि उसी तरह का एक्शन शायद आज ना दिखे। सेलेक्टिव बाइंग नजर आएगी। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में 2% की कमजोरी जरूर है, विच इज अ पॉजिटिव। और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज इस वक्त बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कैटेगोरिकली बाजार खुलने से ठीक पहले 3 क्षेत्र पर विस्तार से हमने बातचीत करी थी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर पॉजिटिव आउटलुक आपको बताया। मेटल, स्टील, स्पेस, स्टील कंपनी फोकस रहेगा, खबर के दम पर यह बताया। और साथ ही एफएमसीजी पर जो यूबीएस की रिपोर्ट आई है उस पर भी विस्तार से बातचीत की थी। ये तीनों सेक्टर्स वही सेक्टर्स है जो कि सबसे पहले आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सेक्टर इन लाइन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, मेटल्स और एफएमसीजी में अच्छा एक्शन है। रियल एस्टेट में भी हल्की फुल्की सी तेजी है, लेकिन एनर्जी, फार्मा, ऑटो और आईटी बैक सीट पर आज बैठे हैं। चलिए ओपन ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स किरण जानी, तेजस शाह और चंदन बढ़िया तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे करेंगे, आप जस्ट ज्वाइन हुए हमारे साथ, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो ट्रेडिंग पिक है पहला वाला है भेल लिमिटेड। भेल की हम बात करें तो एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है और एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो स्टॉक ने जो अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसको सरपास कर दिया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, तो एक डिप में खरीदारी करिए। करीबन 227 विल बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस बिलो 219। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 235 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 243 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो बैंकिंग क्षेत्र से बैंकिंग स्पेस हमें काफी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो पीएनबी मेरा फेवरेट पिक है। ये स्टॉक में हमने कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉसओवर हुआ है पिछले काफी दिनों से और कल 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी डिसिसिवली सरपास कर दिया है। तो ये भी स्टॉक में आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। 102 के करीबन आता है तो दैट विल बी आइडियल लेवल टू गो। स्टॉक थोड़ा चल चुका है तो डिप के लिए वेट कीजिए। 98 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और पहला लक्ष्य रहेगा 106 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 110 का। 2 कॉल्स तेजस जी की तरफ से, एक तो बीएचईएल और दूसरा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की तेजी पर अब तेजस जी की मुहर भी लगती हुई। चंदन जी, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपने भरोसा जताया था बाजार खुलने से ठीक पहले, भरोसा सही साबित हुआ है। बताइए इस वक्त ओपनिंग ट्रेड्स आपके कौन से होंगे?
बिल्कुल। नमस्कार मानसी जी। और देखें तो बाजार में अच्छी बुल्स की गिरफ्त है और हर कोई छोटे मोटे डिक्लाइन खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं। अगले 2 दिन एक्सपायरी है तो उसके चलते भी शॉर्ट कवरिंग और बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिंग आइडियाज के लिहाज से बात करें तो एक ट्रेड रहेगा मेरा बजाज फाइनेंस। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल यहाँ पे आउट परफॉर्म करने चाहिए और कल की बजाज फाइनेंस की तेजी के बाद अब बजाज फाइनेंस में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को बनना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे 9,150 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 9,700 तक टारगेट के लिए। उसके अलावा कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। बीएसई में काफी अच्छा सेटअप बना और रिसेंटली इसने एक 6100 के जोन को सरपास करके नया ब्रेकआउट दिया है। 6100 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह भी, ऊपर में 6,800 तक के टारगेट बनेंगे। तो बी टू बी बजाज फाइनेंस और बीएसई 2 काउंटर रहेंगे आज के ट्रेडिंग रणनीति के लिए। बजाज फाइनेंस में खरीदारी की रहा है और बीएसई वन साइड मोमेंटम हम देख रहे हैं। एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी लगातार ये आपको देती है, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म प्ले देखेंगे तो एक साल मजबूती का दौर ही इस स्टॉक ने दिखाया। कल हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से 1 महीने का ट्रेंड देख लीजिए, 6 महीने का ट्रेंड देख लीजिए या फिर पिछले कुछ सालों की ट्रेंड देख लीजिए। बीएसई लिमिटेड एक पोर्टफोलियो वाइज सूटेबल स्क्रिप्ट नजर आती है। लेकिन चलिए किरण जी से भी जानते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टील सेक्टर के अंदर या तो मेटल सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए आज के सत्र में। तो हिंदुस्तान जिंक हमें काफी अच्छा लग रहा है। एक सिल्वर का टेलविंड्स भी है इसमें कि सिल्वर जिस तरह से हाई के आसपास नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो हिंदुस्तान जिंक का एक फंडामेंटल टेलविंड्स है। साथ ही साथ आप टेक्निकल देखोगे तो फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। स्टॉक काफी दिनों के बाद अपने 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम के साथ टिका हुआ है। तो हिंदुस्तान जिंक 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो 450-455 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप में मेंटेन करना है, वो 434 मेंटेन करना है और ऊपर में 500 तक के रेंज आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक हमारी तरफ से आप ओपनिंग कॉल रहेगा। हिंदुस्तान जिंक कुल मिलाकर 5 कॉल्स मिल गई हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से और सारी की सारी कॉल्स खरीदारी की। हिंदुस्तान जिंक में 1%, 1.5% के गेंस हैं और यहाँ से अब और ज़्यादा मजबूती नज़र आती है और इसी के चलते किरण जानी की राय हिंदुस्तान जिंक पर आपको मिलती हुई। लेकिन चलिए गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और ज्वेलरी काउंटर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस के स्टॉक को पुल अप करेंगे और साथ ही टाइटन के काउंटर पर भी नज़र होनी चाहिए। टाइटन में हालांकि हम आज कोई बढ़िया एक्शन नहीं देख रहे हैं, लेकिन चंदन जी एमसीएक्स पर सोना लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई देख रहा है। 99,000 के पार, गोल्ड में ऑलमोस्ट 1,400 रुपए की तेजी आज दिख चुकी है। 1 लाख के नजदीक इस वक्त भी ट्रेड करता हुआ। मुथूट फाइनेंस ने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया है और गोल्ड फाइनेंसिंग में हम कल से ही देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर है। इसके अलावा ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी अगर आप गोल्ड और गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर अगर कोई राय बनती है। बिल्कुल। सोना कितना सोना है एंड गोल्ड इज glittering and signing. So I believe 1 lakh will surpass in MCX और गोल्ड में जो स्ट्रेंथ है वो इंटेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि कैपिटल मार्केट के मोमेंटम के साथ में भी गोल्ड में बाइंग हो रही है। इसलिए आप लगभग 5 सालों में देखें तो INR टर्म्स में गोल्ड ने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पिछले लगभग आप साल भर की बात करें तो 25% का रिटर्न है और 2 महीने में 25% का रिटर्न हो चुका है। तो गोल्ड में स्ट्रेंथ है और उसके चलते गोल्ड रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव मोमेंटम रहना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कंटिन्यूसली पिछले 1.5 साल से जो आपका सोनियर गोल्ड बॉन्ड है उसमें खरीदारी कर रहा हूँ और गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी खरीदारी कर रहा हूँ। यूजुअली इक्विटी वाले लोग हैं वो इक्विटी को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से फ्यूचर की प्लानिंग के लिए मैं गोल्ड में भी निवेश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं गोल्ड की हम बात करें तो ऐसा मानना है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से गोल्ड का भाव अब ज्यादा नीचे घटना नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं 1,01,000 तक का फिगर यहाँ पे एमसीएक्स में गोल्ड में दिख सकता है। तो मुथूट फाइनेंस की बात करें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 1965 के बॉटम बनाने के बाद में अब की मूविंग एवरेजेस यहाँ पे होल्ड हुए। मेरे ऐसा मानना है कि 2200 के सपोर्ट काम करेंगे और ऊपर में 2310 तक के लेवल बनने चाहिए। जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर की बात करें तो टाइटन में उतना रिकवरी नहीं हुआ है जितना गोल्ड चला है, बट बॉटम आउट अप्रोच हुआ है और कहीं ना कहीं 3200 के सपोर्ट से ऊपर में 3420 तक के लेवल टाइटन में बनने चाहिए। तो आई थिंक सिलेक्टिव गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर पॉजिटिव बता रहे हैं, बट कंपैरेटिवली गोल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आई बिलीव ये गोल्ड की जो ग्लिटरिंग और शाइनिंग है वो थोड़ी और बरकरार रहनी चाहिए।
बहुत अच्छे से समझाया इनफैक्ट आपने, और जैसे कि आप कह रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी एडवाइस है, असेट डाइवर्सिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग स्क्रिप्ट्स, इक्विटी मार्केट में गोल्ड काउंटर, ज्वेलरी काउंटर्स आपको मिल जरूर जाएंगे, लेकिन साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए एसेट क्लासेस में गोल्ड पर भी निवेश होना चाहिए। इनफैक्ट अब तो काफ़ी आगे निकल चुका है सोना, लेकिन पार्ट्स एंड पीस में जिन्होंने सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी की है उनके लिए ये दौर जो है काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मजबूती, और लाख टक क्या कहने लगे हैं अब हम सोने को, लाख रुपए के आसपास पहुंचता हुआ। बड़ी बात है ये, जहां पर हम देख रहे थे, और इनफैक्ट सेफ हेवन में मजबूती के कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से क्रंच या ग्लोबल मार्केट में उठापटक जैसे देखने को मिल रही है। अभी की अगर बात कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आए हैं जेरोम पावेल के खिलाफ, उसके साथ साथ यूएस मार्केट में गिरावट है, और जब जब इक्विटी मार्केट में इस तरह के दौर आते हैं तो सेफ हेवन की तरफ लोग ज्यादा झुकते हैं। के चलते गोल्ड सिल्वर में बुलियन मार्केट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। और टाइटन के स्टॉक पर भी एक राय जरूर दी चंदन जी ने। अभी थोड़ी देर पहले जब यूबीएस पर एफएमसीजी सेक्टर की लिंक हम आपको रिसर्च बता रहे थे, उसमें जहां अलग अलग एफएमसीजी स्पेस, अलग अलग कंजम्पशन थीम से जुड़े स्टॉक्स थे, उसमें टाइटन का भी नाम शामिल था। लेकिन चलिए, जहां सोने चांदी की हम बात कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी जो कमोडिटी मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। और विश्वमोहन, अब तो ये रोज की बात हो चुकी है, 10 बजे नहीं 10 बजे से पहले ही आपसे हमें बात करनी होती है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर, या यूं कहे कि सिर्फ गोल्ड जिस तरह के दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड ऊंचाई लेवल्स नजर आते हैं, अब तो लगता क्या ही कहना चाहिए सोने को। बिल्कुल, जिस तरह की तेज़ी है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फंसने वाली बात भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। वैसे भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक ऑफिसर से बात हो रही थी कल, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल डिमांड जब भी गोल्ड में अगर कम हो जाती है तो इससे ऐसा नहीं कि उससे मार्केट में दबाव आ जाएगा। फिजिकल डिमांड एक सेंटिमेंट के पे काम करती है। हमेशा जो गोल्ड में जो तेज़ी आती है तो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स बायर किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की क्या है, हेज फंड्स की बाइंग किस तरह की हो रही है, और साथ ही डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह की पोजीशन है। कॉमेक्स गोल्ड में लगातार लॉन्ग पोजीशन दिख रहे हैं, तो ये पूरा सेंटीमेंट अभी गोल्ड के पक्ष में है और लगातार इस तरह की तेजी बनती जा रही है। और गोल्ड में करेक्शन ड्यू है, लेकिन कब ये करेक्शन आएगा ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाजिर बाजार में पिछले हफ्ते ही हमने देखा था 1 लाख के पार निकल गया, अब 1 लाख के ऊपर 24 कैरेट का दाम मजबूती से टिका हुआ है। ये अब 1 करोड़ के ऊपर आपको 1 किलो सोना खरीदने के लिए देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी वजह तो यही है, डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स देखिए अब 98 के नीचे भी आ गया है। इसके अलावा 3 साल से ज़्यादा के नीचे स्तरों पे डॉलर यहाँ पर कामकाज कर रहा है। जिस तरह से यूएस फेड पर सवाल उठा रहे हैं ट्रंप, इससे वहाँ की ऑटोनॉमी पे, वहाँ पे स्वतंत्रता सवाल उठते हैं और फेड चेयरमैन को हटाने की भी बातचीत चल रही। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के मन में ये शंका है और उनको भरोसा कम हो रहा है। चीन लगातार यूएस ट्रेजरी बढ़ रहा है, तो ये भी एक वजह है कि वो यहाँ पर दबाव बना रहा है। स्लो डाउन की चिंता तो है ही, ट्रेड वॉर की चिंता है, ये सारे फैक्टर गोल्ड के पक्ष में है। गोल्ड में अगर आप 10 फैक्टर ढूंढेंगे तो 10 वहाँ पे तेजी के लगेंगे। एक ही सिर्फ पक्ष में नहीं है गोल्ड के, वो है वैल्यूएशन। लगातार जिस तरह की तेजी दिख रही है एक पक्ष में नहीं है गोल्ड के, अदरवाइज सारे फैक्टर, जितने भी फियर फैक्टर है वो सारे गोल्ड के सपोर्ट में है। और यही वजह है कि वायदा बाजार में हमने पहली बार आज देखा कि 99,000 के पार चल गया है। एक साल में कॉमेक्स पर सोना 50% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। अभी पिछले 32% की तेजी आ चुकी है कॉमेक्स गोल्ड में इस साल 2025 में, जो एक साल में भी इस तरह की हम तेजी नहीं देखते हैं, वो 3.5 महीने में आ चुकी है। अब देखते हैं कब तक ये रैली चलती है। ठीक है, तो ये कुछ आप और जानकारी दे रहे हैं गोल्ड के रिगार्डिंग। हालांकि गोल्ड अपने आप में इक्विटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारी चीज़ें इसको हेज करके देखी जाती हैं, मैं इस पर ज़्यादा जाऊंगा नहीं, ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता दिया। 23 पॉइंट की बढ़त है, अभी भी हम 24,150 को होल्ड करे हुए हैं और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 55,400 का लेवल है, ये अभी तक भी आपको दिख रहा होगा। इंडिया विक्स आज 2.5% नीचे, 15 के विक्स बिल्कुल शांत है, डेरिवेटिव एक्सपायरी आपकी शांत करवाएगा, ये क्लियर कट मैसेज इसमें आ रहा है। ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट, ना ही बहुत तेज़ बढ़त मार्केट्स के अंदर आएगी। हाँ, मार्केट का मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, इसलिए ये सब चीज़ें नोटिस हो रही हैं। मैं कुछ और ऐसे शेयर्स हैं जो अगली सीरीज़ में भी लॉन्ग साइड पे बन रहे हैं, मैं एक बार ज़रा वो भी आपको बताता जाता हूँ, आप ज़रा देखते जाइएगा, नोटिस भी कीजिएगा। और
शाह, आप जरा देख के बताइएगा उनमें करना क्या है। एक शेयर है आरती इंडस्ट्रीज, छोड़ देते हैं आरती इंडस्ट्रीज को। वरुण बेवरेजेस एक बार ले स्क्रीन पे लेके आइए, 1 से 1.25% तक की तेज़ी है। सर यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है, वो कह रहे हैं एफएमसीजी चलेगा। वरुण बेवरेजेस कल खराब बंद हुआ था, आज ओपनिंग अच्छी है। तेजस पर इस पे आपके रिकमेंडेशन? देखिए वीबीएल की हम चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक थोड़ा है 200 दिन की मूविंग एवरेज को रेज कर रहा है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक और कंसोलिडेशन के बाद लगता है ये लेवल भी सरपास हो जाएगा। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन 530 के करीबन है। जब तक 530 का लेवल होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा आउटलुक बायस है। एक बार 565 570 का लेवल पार करता है ये स्टॉक, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा और ऊपर में स्टॉक है 595 से लेके 600 तक भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए तक ये स्टॉक 530 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक। चंदन सर, एक क्वेश्चन आपसे भी होगा। सारा बाजार चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, बैंकिंग काउंटर्स ज़्यादा तेज़ी से चले, एचडीएफसी देखते देखते 1900 का भी हो गया। ये कुछ दिन पहले तक तो 1800 भी पार करना भारी होता था। लेकिन इसी तरह का एक और बड़ा हैवी वेट है, उससे भी काफ़ी लोग निराश हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 100 रुपये नहीं जोड़ पाया इस पूरी टोटल मूवमेंट के अंदर। 1300 के लेवल की तरफ आज बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर? रिलायंस में हमने काफी क्लोजली स्टडी किया था और मैंने इस पे रिपोर्ट भी वर्क किया था कि 1100 से लेके ऊपर में 1330 इसकी रेंज रहेगी। और आप देखिए तो 8-9 दिन पहले 1115 का बॉटम बनाया और मेरा ऐसा मानना है 1330 के आसपास आके अटक जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग 7-8 महीनों से इसका यही बिहेवियर हो रहा है। इनफैक्ट उससे पहले भी देखें तो एक मेजर हर्डल का काम करता था। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 1330 से बड़ा मूवमेंट आएगा। एक बार के लिए 1300 के ऊपर होल्ड करके 1325 से 30 के बीच में जाके वापस काउंटर अटक जाएगा। तो जो स्ट्रेंथ और मोमेंटम बैंकिंग काउंटर या दूसरे सेक्टर में है उतना स्ट्रेंथ नहीं बनेगा, बट अच्छी बात है लोअर लेवल पे बेस बनेंगे और 1330 तक का एक बार बाउंस से वो एक्सटेंड हो सकता है। 30 रुपए तक रिलायंस का शेयर जा सकता है। आज हल्की सी तेजी, 1300 रुपए का ही आज इसने हाई बनाए हैं और फिलहाल उसी लेवल के आसपास कारोबार करने की कोशिश है। निफ्टी शुरुआती जो थोड़ी उथल पुथल थी उससे उभरने की कोशिश साफ तौर पर दिख रही है और लगातार छठे सत्र में आज हम तेजी देख रहे हैं। निफ्टी में 50 अंकों की ही तेजी है, वैसे छोटी है, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि पिछले 5 सत्र में करीब करीब 1600-1700 पॉइंट की रैली निफ्टी में एंजॉय की है और निफ्टी बैंक ने कहीं ज़्यादा करीब 5000 पॉइंट के आसपास की। निफ्टी बैंक फिलहाल 250 अंक ऊपर आज आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। इटर्नल यानी कि जोमेटो आज है निफ्टी का टॉप गेनर, 3.5% के आसपास की तेजी आज हम इटर्नल के शेयर में देख रहे हैं। टॉप लूजर की बात करें तो इंडसइंड बैंक 606 रुपए के लो से करीब करीब 36% चला था। आज उस तेजी पर ब्रेक लग रही है, ऐसा नहीं कि गिरा हुआ शेयर, ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी होनी भी चाहिए, एक तरफा रैली इतनी नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, एक और सेगमेंट जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बाइंग आ रही है तेजस जी, और वो है सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज। आईजीएल के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। आईजीएल करीब 1% ऊपर है। एमजीएल की बात करें तो ये शेयर करीब आपको 2-3% ऊपर दिखेगा, लेकिन एमजीएल एक रेंज में ही है। कहीं नहीं कि हमने देखा है कि जब भी ये शेयर 1350 रुपए के ऊपर निकला है तो फिर 1400 रुपए से पहले फंस गया है, फिर वहां से रिवर्स किया है। ये तेजी आपको क्या लग रहा है कि एक्सटेंड होगी यहां से? देखिए एमजीएल की हम बात करें तो स्टॉक अभी भी थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 1400-1410 का एक मेजर हर्डल है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा कोई मेजर रैली दिख नहीं रही है स्टॉक में। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग सिग्नल में बाय आया है, 1320 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और आज जो है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से बाय है। आई थिंक सो करंट भाव पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1290। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ 2 से 3% की रैली दे सकता है, बट मेजर रैली के लिए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। जो ब्रेकआउट जोन है वो करीबन 1410 के करीबन है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी रैली आ सकती है स्टॉक। महानगर गैस को लेकर ये व्यू। चंदन जी, डिक्सन टेक ने अपनी तेजी से हाल की सबको सरप्राइज किया है। करीब 8 सत्र हो गए लगातार इसको चलते हुए और 8 सत्र में करीब 28% डिक्सन टेक ने जीते हैं। 13,000 के नीचे था शेयर, अब ये 16,500 रुपए का हो गया है।
ये तेजी आपको लगता है कि चलती रहेगी, या फिर जिन्होंने थोड़े से लोअर प्राइस पर एंट्री की है 13,000, 14,000, 14,500 के आसपास, एक बार के लिए एग्जिट कर लें इससे? देखिए आईटी काउंटर में उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़े स्विंग्स तो यहाँ पे बन सकते हैं। इनफैक्ट यही सलाह रहेगी के लेवल पे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अब आईटी में उतना मोमेंटम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि 16,000 सपोर्ट का काम करेगा, एक बार 16,700 से लेके 16,900 के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। 700 से लेकर 16,900 के, ठीक है, 16,900 के टारगेट, 16,900 के टारगेट डिक्सन टेक के शेयर में बन सकते हैं। आज देखिए जो मूव आने चाहिए थे ना मेटल वाले शेयरों में, वो फिजल आउट हो गए, वो मतलब बिल्कुल गायब हो गए। टाटा स्टील आप देखिए 1.5% ऊपर है, लेकिन शुरुआत अच्छी की थी मेटल ने। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, नाल्को, ये शेयर ऊपर थे, लेकिन स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है बहुत ज्यादा। तेजस जी, मेटल में कोई काउंटर, मान लीजिए किसी को थोड़ा सा लंबा रख के अगर ट्रेड करना हो, कोई है आपके रडार पर, या फिर मेटल अवॉइड करें पोजीशन बेसिस पर? देखिए ट्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे तो मेरे हिसाब से मेटल स्टॉक्स में अभी भी कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, बट अगर कोई डिप आता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये दो काउंटर हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से अगर 2 से 3% की गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे रहेंगे। ट्रेडिंग के लिए अभी टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए। चलिए फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना है स्पेस को, ये राय मिल रही है तेजस जी की तरफ से। लेकिन बाजार में इस वक्त तेजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नजर होनी चाहिए बैंक निफ्टी पर, रिकॉर्ड स्तर पर 55,563 के रिकॉर्ड स्तर बैंक निफ्टी ने इस वक्त छुए हैं। मजबूती के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जबरदस्त अप मूव, परसेंटेज वाइज, पॉइंट वाइज मजबूती। और ये मजबूती आज की नहीं है। बैंक निफ्टी वन साइड अप मूव दिखा रहा है। लगातार बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक्शन पैक कामकाज देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली अपडेट्स जो बैंक्स के आए थे वो अच्छे थे। उसके बाद एक एक कर जो बैंकिंग के नंबर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, गुड ऑफ नंबर्स, वहां से सपोर्ट मिला। और आज जो आरबीआई की तरफ से एलसीआर नॉर्म्स में जो खबरें आती हुई दिखी है, रियायत की जो खबर आती हुई दिखी है, उससे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की सेहत और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे वहां पर मजबूती है, और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी का रुझान बिल्कुल कायम है। इस बीच मुथूट फाइनेंस, पॉलीकैब, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, पेटीएम, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी एक्शन के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूती दिखा रहे हैं। सो मिड कैप प्लेयर्स में काफी अच्छा एक्शन इन तमाम प्लेयर्स में, इन तमाम काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। स्मॉल कैप में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो कि काफी अच्छा इस वक्त कामकाज करती हुई नजर आ रही है। और कुछ तमाम कह सकते हैं आईटी सेक्टर से जुड़े हुए स्पेसेस स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल इन ऑल हम देख रहे हैं इस वक्त डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पॉलीकैब, मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जो कि लार्जर प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए। आरवीएनएल के चार्ट्स पर तेजस जी आपसे ही राय जानना चाहेंगे। मजबूती है आज के सत्र में, 1.5-2% का इजाफा है कि अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, सिर्फ आरवीएनएल ही नहीं, मिड कैप में अगर कोई और काउंटर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है, तो राय दीजिएगा। देखिए आरवीएनएल की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 310 से लेके 325 के करीबन, और उसके बाद हमने लगातार स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखी है। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखा है, और प्लस पिछले 2-3 दिन से अगर देखेंगे तो स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 384 एक माइनर हर्डल है, मुझे लग रहा है ये भी सरपास हो जाएगा, और ऊपर में 400 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं आरवीएनएल में, विद स्टॉप लॉस बिलो 35 और लक्ष्य रहेगा 400-410 के करीबन। और दूसरा जो मुझे पसंद है वो है इंजीनियर्स इंडिया। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, और उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में एक पोजिशनल स्टॉप रखना पड़ेगा 168 का, और किसी का 1 से 2 महीने का नजरिया है तो मुझे ये स्टॉक में 210 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 181 के लेवल्स हैं, यहाँ से मजबूती आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जो कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, बाजार
इस वक्त जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? बैंक्स का है, HDFC बैंक, कोटक बैंक और फाइनेंशियल स्पेस, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है ये सारे स्टॉक्स। ITC डाइवर्सिफाइड FMCG प्लेयर, इस स्टॉक में भी मजबूती आप पाएंगे और साथ ही HUL FMCG कंजम्पशन स्पेस है जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली का दबाव है। IT सेक्टर कह सकते हैं मेजर लूजर, आज के सत्र में बिकवाली यहां से हाथ लगती हुई नजर आई है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी कुछ तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। चंदन जी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और इंडिगो, एक रियल एस्टेट और एक एविएशन स्पेस, दोनों स्टॉक अच्छी एक्शन के साथ कामकाज है। उच्चतम स्तर पर लोढ़ा का स्टॉक ऑलमोस्ट 2% के गेंस और इंडिगो में भी 2.5% की तेजी देखी जा रही है। इंडिगो पे उड़ान पे हमारा व्यू रहेगा और लगातार हम यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। जिस हिसाब से देश में कंजम्पशन के साथ में क्रूड के प्राइसेस गिर रहे हैं, डायरेक्टली इंडिगो को बेनिफिट हो रहा है। और जैसे भी आप वेकेशंस की बात करें और एयर ट्रैफिक की बात करें तो चैनल चेक के हिसाब से भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। 6000 के ऑलरेडी पोजिशनल टारगेट की हम बात कर चुके हैं और कुछ दिन पहले ही हमने लगभग यहाँ पे 4800 4700 के लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मेरे हिसाब से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। 5450 के सपोर्ट से इंडिगो 5850 से लेके 6000 तक का टारगेट छूता हुआ नजर आना चाहिए। लोडा डेवलपर्स की बात करें तो एक डेली और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है। देखें तो लगभग 12-13 वीक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 1300 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। रियल एस्टेट काउंटर थोड़े से डल थे, वहां पे शॉर्ट कवरिंग के टूल नजर आ रहे हैं, तो ये काउंटर भी चलना चाहिए। 1285 1285 का सपोर्ट है, ऊपर में 1380 तक के टारगेट। देखो अभी तक 24,200 पार नहीं हुआ निफ्टी के अंदर स्पॉट में, लेकिन बैंक निफ्टी ने 55,500 को पार कर लिया। तो लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी अभी भी ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा वाइब्रेंट है और ज़्यादा मोमेंटो में है। काफ़ी हद तक आज का दारोमदार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भी है। मेरे हिसाब से ये जो 1300 का लेवल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ये बहुत क्रिटिकल रोल अपनाएगा। इसके ऊपर आ गए तो निफ्टी को शायद IT की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट में आज IT की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अगर नीचे रहे तो IT सहित रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करा सकता है। तो मेरे को आज दो चीज़ें ही सिर्फ चेक करनी है मार्केट के अंदर। फर्स्ट, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मूवमेंट और निफ्टी IT इंडेक्स। मैंने सुबह सुबह आपको नेस्टेक और IT का कोरिलेशन भी दिखाया था और बताया था। बट एनी हाउ, मैं इस पर थोड़ा और आगे चल के आपके सामने बात रखूँगा। अभी तो एक ऑप्शंस का चैंपियन देखने का वक्त आ गया है। सचिन गुप्ता 5paisa.com से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन भाई नमस्ते, कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है जरा बताइएगा प्लीज। नमस्कार डिम्पी जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज का ट्रेडिंग सेशंस में जो ऑप्शंस के लिए ट्रेड नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है इटर्नल में, जोमेटो में। तो यहाँ पर बाइंग की सजेशंस रहेगी करीब 245 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 11 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 8.80 को और 15 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पर अगर देखिए तो एक बेस फॉर्मेशन बनाया था स्टॉक ने करीब 200 के आसपास, वहां से एक रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। रिसेंटली अगर देखें तो 230-235 के आसपास में हर्डल फेस कर रहा था, जिसके ब्रेकआउट्स आज कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में स्टॉक अपने 100 एंड 200 DMS के ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा अपवर्ड पोटेंशियल मूवमेंट यहाँ पर कमिंग डेज में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर 245 के कॉल ऑप्शंस के थ्रू एक बार बाइंग लिया जा सकता है। इसका लॉट साइज 2000 का है, सो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 4400 का रहेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट 8000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 8000 तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा। सचिन भाई शुक्रिया। और ये मई कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये मई कॉन्ट्रैक्ट की दी गई कॉल है। एट द मनी कॉल है, नियर बाय करीब करीब 241 का रेट चल रहा है, 245 की कॉल दी गई है। स्लाइटली आउट है बट सॉर्ट ऑफ इन भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है जी, 15 रुपये में आपको टारगेट आएगा इसका, 11 में प्लस करने के तो 4 रुपये आएंगे और 8.5 रुपये के आसपास का इसमें एक स्टॉप लॉस है। तो रेशो हो गया 1:2 का करीब करीब। तो 8000 का प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग और 4400 का लॉस है। मई कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको समय भरपूर रहेगा, आप इस ट्रेड के साथ एक बार जा सकते हैं। सचिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये इंटरनल का एक ट्रेड बताने के लिए। और ये बेसिक डिस्क्लोजर है जो कि एक्सचेंजेस की तरफ पे हमको मिला है सोर्सेज से भी। वो ये कहता है कि में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस उठाते हैं 3 वजहों से। पहला, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। दूसरा, सौदा लगा को मैनेज नहीं करते। चौथा,
काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं और पढ़ाई नहीं होती उस पर स्टडी नहीं की गई होती है। तो अगर स्टडी करोगे तो ऑप्शंस बहुत बढ़िया ट्रेड है, जिसने भी डिज़ाइन किया ऑप्शंस को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। 300 अंकों के बढ़त के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई के तोड़ने के बाद और नए लेवल्स बना रहा है, बट निफ्टी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है 24,200 के ऊपर आने में। वजह मैंने आपको नोटिस कराई हुई, एक तो 1300 रिलायंस और प्लस आईटी का एक ही वेटेज है। बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से चंदन सर से मैं पूछना चाहूँगा। चंदन सर, एक बार जरा गोदरेज सीपी को आप चेक कर लो तो ये चलेगा क्या थोड़ा और? मैं थोड़ा डिफेंसिव कम एग्रेसिव होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गोदरेज सीपी चुना है। देखिए, गोदरेज सीपीए पिछले लगभग 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, मल्टीपल सपोर्ट है, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है, बट वीकली सेटअप यहाँ पे इंटेक्ट है। तो आप यहाँ पे दाव लगा सकते हो। 1215 का इमीडिएट सपोर्ट है। मेरा मानना है कि जो 7 दिन पहले का हाई था 1286 और 1300, वो जोन यहाँ पे बनना चाहिए। बैंक निफ्टी का बड़ा क्रेडिट 3 बैंकों को देना चाहिए। पहला एचडीएफसी बैंक को देना चाहिए, नए शिखर पर पहुंचा है, 7 दिन में करीब 10% से अच्छा। ध्यान रखिए, ये ना स्विंग का शेयर है ना ही ट्रेडर्स का शेयर है, ये तो पोर्टफोलियो का शेयर्स है। कई एचएनआई, कई प्रो अकाउंट्स में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से एचडीएफसी से कनेक्टेड होगा ही, चाहे उसके फंड्स बोले मैंने तो हम म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, तो भाई म्यूचुअल फंड अगर आप पैसा लगाते हो, क्योंकि इतना बड़ा शेयर है, जो म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का ही होगा। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड्स भी चल रहे हैं ना, तो उसका भी क्रेडिट काफ़ी हद तक एचडीएफसी को दिया जा सकता है। 1950 के पार एचडीएफसी बैंक, और दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा कोटक महिंद्रा बैंक को। आप पिछले 5 से 6 महीने का चार्ट दिखाना, कोटक ने कभी आपको निराश नहीं किया। और तीसरा काफ़ी हद तक मैं क्रेडिट दे सकता हूँ, वो है एसबीआई या एक्सिस बैंक की जोड़ी को। थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपने आप को बेस बनाया और चला। मैं इसमें से सरकारी बैंकों को ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ये देखा भी आपने, कोटक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आया, तो करीब 29% का रिटर्न है 6 महीने में। ये और एक्सिस बैंक वगैरह भी आज डेज आई पे। तो कंबाइन एफर्ट्स है, इंक्लूडिंग एचडीएफसी, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे, करीब 10% चला है। वेटेज इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बोले मेरा फंड चला है, मेरा पोर्टफोलियो चला है या मेरे शेयर्स चले हैं, तो उसमें एचडीएफसी की वेटेज बहुत कम की है। सिमिलर सेकंड वेटेज इंडस्ट्रीज की है। जिस दिन ये चलेगा, आपके फंड में और गेन आएगा। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स वालों स्पेशली बोल रहा हूँ। फंड्स वालों को लगता होगा बाजार ऑल टाइम हाई की आप दिवाली बना रहे हो, बट मेरे पुराने जगह से एनएवी में अभी भी 10% एनएवी कम है। कुछ और वेटेज वाले शेयर चल जाएंगे ना, वो एनएवी भी पूरी हो जाएगी आपकी। अपनी एसआईपी मत बंद करना, उसको चलते रहने देना। बैंक निफ्टी 55,600 पार करने के बाद अब नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक दो शेयर और भी हैं, जरा पता कर लेते हैं। एक और चीज़ में चलो नोटिस भी कराता हूँ। इंडिया विक्स इस समय ना 2-2.5% नीचे है, 15 के लेवल पे चल रहा है। ये शांत एक्सपायरी का सूचक है। एक्सपायरी में अब बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो जाएगा, इसको लगता नहीं है, क्योंकि 55,000 का बैंक निफ्टी है, तो इसलिए 1% इम्पाइल्ड वोलेटिलिटी 500 पॉइंट तो आपको देनी ही होगी। उस 500 पॉइंट के बाद ही आप बैंक निफ्टी को तेज़ या मंदा बोलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस होंगे हमारे साथ। तेजस, आपने कोई और शेयर ढूंढे हैं क्या? ओ ठीक है, ठीक है। चंदन सर, आप चलते चलते एक दो शेयर और बताएंगे जो आपकी स्टडी लिस्ट में हो। मैंने आज आपसे ट्रेडिंग कॉल्स नहीं पता की आपकी, जो आपकी स्टडी में है। बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात की थी और यहाँ पे बीएससी की बात की, और एक काउंटर है जहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, वो रहेगा इंडिगो। तो आई थिंक ये चुनिंदा काउंटर रहेंगे जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। नेट ट्रेड के हिसाब से यदि आप बात करते हो तो मैं इंडिगो पे वापस फोकस करना चाहूंगा विद द सपोर्ट ऑफ 5500 और इंट्राडे इट कैन हेड टुवर्ड्स 5750। तो इंडिगो पे दाव लगा सकते हो। और आपने एक गोदरेज सीपी की अच्छी एक चार्ट डिस्कशन किया। आई थिंक गोदरेज सीपी में ब्रेकआउट बनेगा विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बैंक्स में तो पॉजिटिव है ही। 55,555 की हम टारगेट्स की बात कर रहे थे, बट आई थिंक अब 55,000 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 56,000 से लेकर 56,200 तक का लेवल एक्सटेंड होना चाहिए। और उसके चलते मोस्ट ऑफ द बैंकिंग नेम, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें या फिर एसबीआई की बात करें, ये परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो चलिए बैंक्स एंड फाइनेंस
हैं, इंटरग्लोब एविएशन है, इंडिगो पर पहले भी हमने चंदन जी का टेक जाना था, वहां से मजबूती जो है वो बिल्कुल कायम है। लेकिन जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात चली है, आज सुबह हमने हेडलाइंस में बाजार खुलने से ठीक पहले आपको बताया था कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आज आपको गहरी नजर रखनी है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से बैंक्स को एक बड़ा बूस्टर डोज मिला है। आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो पर फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी हैं, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे जुड़ी डिटेल्स क्या हैं, इसके मायने क्या हैं, एलसीआर नियम में रियायत मिलने से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में और कौन से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फायदा होता दिख सकता है, ये सारी की सारी डिटेल्स अभिषेक से समझते हैं। अभिषेक बताइए। मानसी, आपको याद होगा पिछले साल अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक का एक आया था, जहां पर अचानक से लोगों ने धड़ाधड़ डिपॉजिट्स बैंक से निकाले और बैंक देखते देखते कुछ ही दिनों में मतलब कंगाली के रास्ते पर चला गया। इससे हुआ ये कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स ने सबक लिया और ये तय किया कि एलसीआर की जो ज़रूरत है, यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, उसको मुकम्मल तरीके से रखा जाए। होता क्या है कि 30 दिनों की अवधि तक के लिए स्ट्रेस की सिचुएशन में आपके पास कितने HQLE यानी कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं, इससे तय होता है कि आपकी एलसीआर की जो पोजीशनिंग होगी कितनी मजबूत वो हो जाएगी। ये समझ के लिए। लेकिन किया क्या है आरबीआई ने, देखिए आरबीआई ने पहले जो ड्राफ्ट की गाइडलाइन दी थी एलसीआर को लेकर, उसको थोड़ी सी सख्त कर दिया था। उसके बाद बैंक पहुंचे आरबीआई के पास, बैंकों ने फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी गुहार लगाई कि ये थोड़ी सी सख्ती ज्यादा हो गई है, आप हमें रियायत दीजिए। आरबीआई ने अब क्या किया है कि अब चूंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने को लेकर हम प्रयास देख रहे हैं, रेट कट किया, ओएमओ किया और उसके बाद ये एलसीआर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया है। दरअसल आप ये देखिए मानसी कि मोबाइल के जरिए और इंटरनेट के जरिए आजकल बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं बैंकों के पास, और वो क्या उनको लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है कि वो कब सिस्टम से बाहर चले जाएं, कब लोग अपने थोड़ी सी भी चिंता हुई तो उसको डिपॉजिट निकाल लें। तो उसके लिए क्या किया था कि रन ऑफ फैक्टर एक होता है उस सिचुएशन को मीट करने के लिए, तो उसमें कुछ कुछ बदलाव किए हैं आरबीआई ने। और डिजिटल डिपॉजिट पर जो रन ऑफ फैक्टर है उसको जो प्रपोज किया था 10%, उसको घटा के कर दिया है 7.5%। पहले था 5% का, लेकिन प्रपोजल था उसको डबल करने का, सीधे 10% करने का, उसको घटा के 5% के आसपास कर दिया है। आरबीआई को अब लगता है कि इन कदमों से जो एलसीआर है बैंकों का उसमें 6% के आसपास का सुधार होगा। कैपिटल जो फ्री होगा, यानी कि लिक्विड एसेट्स जो फ्री होंगे जिनको रखा जाता है डिपॉजिट्स के बदले में, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी का पूल बढ़ेगा, तो लोन देने में ना सिर्फ आसानी होगी बल्कि हो सकता है एक संभावना इसकी बनती है कि बैंक अपने हिसाब से थोड़ी सस्ती दरों पर भी लोन एक्सटेंड करें। तो ये चीज हुई थी। ड्राफ्ट गाइडलाइन सख्त थे, बैंकों ने गुहार लगाई थी और उसके बाद अब देख रहे हैं कि आरबीआई ने राहत दे दी है। ये आप देखिए जो मोबाइल इंटरनेट डिपॉजिट पर जो रन ऑफ फैक्टर है प्रस्तावित था पहले 10% का, वो 7.5% हो गया, पहले 5% था। कम जो स्थिर डिपॉजिट्स होते हैं उस पर रन ऑफ फैक्टर अब 12.5% का हो गया है। प्रपोजल ज्यादा का था, पहले ये 10% था, तो राहत की चीज है। लिक्विडिटी बेहतर होगी, आसान भाषा में आपको समझने के लिए बता दूं, लिक्विडिटी बेहतर होगी और इसके बाद बैंक जो है ज्यादा लोन एक्सटेंड कर पाएंगे बिजनेसेस को या फिर इंडिविजुअल्स को। ओके, अभिषेक, काफी डीप डाइव रिसर्च कर आसान भाषा में आपने इनफैक्ट बताया, और किसी भी इकोनॉमी के लिए लिक्विडिटी के कंसर्न्स होना जो है वो चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी बेहतर होने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो काफी हद तक इकोनॉमी को भी मजबूत करते हैं, ओवरऑल जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर मजबूत करते हैं। ऐसा ही कुछ होता दिखता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के साथ साथ ही स्टील कंपनियों पर भी आज हमने आपको बताया था कि गौर करना चाहिए, क्योंकि स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने 12% का सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी है, जिससे आज स्टील शेयरों में भी खरीदारी मजबूती का एक्शन देखने को मिला है। इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आए और वो बता रहे थे रैशनल कि इस तरह के नियम या कह सकते हैं स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से किस तरह से और कौन सी स्टील कंपनियों पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा। सारी की सारी डिटेल्स पर रिसर्च की आशीषा ने, आइए उनसे जानते हैं। आशीषा, स्टील सेक्टर को तो आप काफी मजबूती से ट्रैक करती हैं, बताइए ये खबर का असर कैसा दिखेगा? बिल्कुल, तो 12% की सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट स्टील प्रोडक्ट पर विद इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे ही लगा दी है और 200 दिनों तक ये लागू होगी। याद रखें, इंडिया में चीप इंपोर्ट्स होते थे चाइना, वियतनाम,
या जैसे देशों से, जिसके चलते इंडियन स्टील मिल्स को काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते स्टील इंडस्ट्री ने रिकमेंडेशन दिया था। दिसंबर 2024 में DGTR ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के लिए रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद मार्च के महीने में, पिछले महीने में 12% सेफगार्ड ड्यूटी का DGTR ने रिकमेंडेशन दिया था, जिसके बाद अब फाइनली गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है 12% की सेफगार्ड ड्यूटी सिलेक्ट स्टील प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया 12% का रिकमेंडेशन था, तो स्ट्रीट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया था कि ये इंपोर्ट ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है। मॉर्गन स्टैनली की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि डोमेस्टिक प्राइसेस को अगर इंपोर्ट पैरिटी प्राइस से कंपेयर करें तो सेफगार्ड ड्यूटी से पहले 18% के प्रीमियम पे डोमेस्टिक प्राइसेस थे, और अब 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगने के बाद भी डोमेस्टिक प्राइसेस करीब 5 से 6% के प्रीमियम पे ही होंगे। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ज़्यादा कुछ अपसाइड स्टील प्राइसेस में नहीं दिखेगा। हाँ, फिर भी सेंटिमेंटली पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, लेकिन स्टील प्राइसेस के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंटल अपसाइड नहीं दिखेगा। लेकिन अभी के लिए एक पॉजिटिव है, रिलीफ है। इनफैक्ट टाटा स्टील के चेयरपर्सन टीवी नरेंद्र की कमेंट्री भी निकल कर आई है। MD और CEO है वो कंपनी के, और उनका कहना है कि डोमेस्टिक स्टील मिल ये एक बड़ा बूस्ट होगा, और अगर डोमेस्टिक इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करना है तो ये डेफिनेटली ये बड़ा स्टेप है। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक पॉजिटिव स्टेप पूरे स्टील सेक्टर के लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को इसका अंदाज़ा था, डिमांड भी चल रही थी कि सेफगार्ड कीजिए, हमें बचाइए जो संकट आ रहा है। और उसके बाद अब सरकार ने तमाम विचार विमर्श के बाद ये सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है 200 दिनों के लिए। अब इसलिए ज़्यादा आपको इम्पोर्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि पहले ये शेयर तेज़ी दिखा चुके हैं इस एंटिसिपेशन में कि ये कदम होने वाला है। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये खबर समझने के लिए अच्छे से। फिलहाल निफ्टी 40 अंकों पर है, लेकिन निफ्टी बैंक 300 अंक ऊपर है, 300 अंकों पर 55,600 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है नए शिखर पर। और आप देखिए आज जो बैंक मजबूत कर रहे हैं निफ्टी बैंक को, उसमें HDFC बैंक फिर से करीब 1% की तेजी, 2,000 रुपए की तरफ HDFC बैंक ने मजबूत अपने कदम बढ़ा दिए हैं। लगातार 7 दिनों की तेजी होगी, इस दिन में करीब 11% ये शेयर चल गया है। 1962 रुपए आज का इसका हाई है। और उसके अलावा कोटक बैंक के शेयर में भी आज तेजी है। आज के हाईलाइट्स ये हैं कि आप देखेंगे कि डिक्सन अब 5% ऊपर है, अभी थोड़ी देर पहले 2.5% ऊपर था, लेकिन शेयर ये 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। 16,500 रुपए के ऊपर डिक्सन पहुंच गया। जो शेयर नए हाई बना रहे हैं, इंटरग्लोब एविएशन नए हाईस पर है, BSE नए शिखर पर है, HDFC बैंक नए शिखर पर है। तो देखिए तेजी का बाजार है, इस तरह के आपको शेयर दिखेंगे। चंदन जी, एक मैं क्रूड रिलेटेड आपसे शेयर पूछना चाहूंगा, और वो है बर्जर पेंट। कल भी हमने तेजी देखी थी बर्जर पेंट, आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद मोमेंटम गेन कर रहा है बर्जर। कितनी रंग आप और इसका चमकदार होते हुए देख रहे हैं बर्जर का? बाजार में रिकवरी और क्रूड है, उसमें करेक्टिव मूव देख, क्रूड मल्टीपल मंथ्स के लोअर लेवल पे है, तो उसके चलते क्रूड बेनिफिशियरी कंपनीज में पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस सेक्टर में थोड़ा सा उठापटक हुआ था, एशियन जो परफॉर्म कर रहा था वहां पे एक बड़ा करेक्टिव मूव पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिला था, बट कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं और बर्जर पेंट में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से प्राइस सेटिंग बन रहा है, लग रहा है कि 550 के आसपास के सपोर्ट काम करेंगे और ये रैली एक्सटेंड होते हुए कहीं ना कहीं 600 रुपए तक के लिए बढ़ सकती है। पेंट स्टॉक्स पर एक आउटलुक आपको मिलता हुआ, इस बीच निफ्टी में एक्शन मजबूती बैंक निफ्टी ने की पूरी कहानी बदल दी है। रिकॉर्ड स्तरों पर यहाँ पर ट्रेड। चंदन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। 10 के बाजार मार्केट्स की महारथी को शुरू करने हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।